हे गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सी किशन कुमार और आज हम लोग करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कैपिटल गेन की। सी, एज अ टीचर मैं हमेशा मानता हूं रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें दो तीन छोटी छोटी बातें। सबसे पहला, ये जो रिवीजन होगा दिस विल बी बेस्ड ऑन आवर ट्रेडमार्क हैंड रिटन नोट्स। सो जो हमारे रेगुलर बैच में स्टूडेंट की हैंड राइटिंग में नोट होगा, राइटिंग काफी अच्छी है। सेकंड पॉइंट, रिवीजन में कवर सारा कुछ होगा, बट प्लीज नोट, मैं एक ही चीज को दो दो बार तीन तीन बार बोलने की कोशिश करूंगा। ऑल द रिवीजन लेक्चर है, एट द सेम टाइम दिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट। जो हमारी रेगुलर बैच है उसमें कैपिटल गेन हमने 18 आवर्स में किया है। इवन जो फास्टैग है वहां पे भी 9.5 आवर्स है। और ये जो लेक्चर रिवीजन लेक्चर है ये मैक्सिमम 100 मिनट्स की होने वाली है, मतलब लेस देन 2 आवर्स। सो कवरेज हम पूरा करेंगे, टॉपिक हम सारे टच करेंगे, लॉजिक भी मैं बता दूंगा, बट प्लीज अटेंशन अपने टॉप पे रखिएगा, ध्यान पूरा दीजिएगा। और जब आप ये लेक्चर कर रहे हैं और कोई काम मत कीजिएगा। साथ ही साथ जो नोट्स हम यूज करने वाले वो हमारी टेलीग्राम चैनल पे 5 मार्च को हमने प्रोवाइड कर दिया है। नोट्स अकेले सफिशिएंट नहीं होता है, लेक्चर भी अकेले करने में मजा नहीं आता है, दोनों को साथ लाइए एंड देन आपके लिए चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा। एंड लास्ट, प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी कंटेंट मैं दे रहा हूं सब हम दोनों के भलाई के लिए, क्योंकि आपकी सक्सेस में ही हमारा सक्सेस है। प्लस चैप्टर वाइज जो चैप्टर्स है वो हमारी एप्लीकेशंस पे अवेलेबल है। अगर आपको लगता है किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है आप वहां से भी हेल्प ले सकिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट इन द कमिंग एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। सेक्शन कितना, 45 to 55। अगेन बहुत ही सिंपल चैप्टर। देखो, कैपिटल गेन कब अराइज होगा, जब दो टेक्निकल चीजें फुलफिल होंगी। टेक्निकल चीज मतलब जब एक कैपिटल असेट का ट्रांसफर होगा। नाउ कैपिटल असेट 2 में डिफाइंड है। अब ये ना एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है एज वेल एज एक्सक्लूसिव, मतलब इसमें कुछ चीजें इंक्लूड करनी है एंड कुछ चीजें एक्सक्लूड। याद कीजिए क्या पढ़ाया हमने, कैपिटल असेट में क्या क्या इंक्लूड होगा। मैंने एक शॉर्टकट पढ़ाया था डीपीएस जैसा। भाई डीपीएस जैसा स्कूल हर जगह होना चाहिए। डी से ड्राइंग, पी से पेंटिंग, एस से स्कल्पचर, जैसे ज्वेलरी इंक्लूडिंग बुलियन जो 99% प्योर होता है, ए से आर्ट्स, आई से इमोरल प्रॉपर्टी, एस से शेयर्स एंड सिक्योरिटी और ए से आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। सो अगर डीपीएस जैसा है वो हमेशा हमेशा क्या होगा, कैपिटल असेट। प्लस 4 चीजें एक्सक्लूड करनी है। कितनी चीजें, 4। एक तो है पर्सनल मूवेबल आइटम अदर देन डीपीएस जैसा, यानी अगर ज्वेलरी कैपिटल सेट है कि नहीं, यस। अगर पर्सनल ज्वेलरी है तो भी कैपिटल सेट है, मतलब डीपीएस जैसा तो पक्का पक्का कैपिटल सेट है, क्योंकि उसे इंक्लूड किया गया, एक्सक्लूड किया गया पर्सनल मूवेबल आइटम अदर देन डीपीएस जैसा। दूसरा स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि वो पीजीबी का पार्ट है। तीसरा रूरल एग्रीकल्चर एंड किसानों का देश है भारत, उस पर टैक्स लग नहीं सकता है। और चौथा है गोल्ड डिपोजिट स्कीम या गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम। याद रहेगा, ये तो कैपिटल सेट। दूसरा ट्रांसफर क्या होता है, तो ट्रांसफर डिफाइंड है 2 में, और इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, मेरा कैपिटल असेट ना रहा, मेरा कैपिटल सेट ना रहा। अब मेरा कैपिटल सेट कब नहीं रहता है, जब मैं सेल कर दूं। यानी ट्रांसफर इज अ वाइडर टर्म। जैसे हम लोग जीएसटी में सप्लाई वर्ड यूज करते हैं, वैसे ही कैपिटल गेन में हम लोग ट्रांसफर यूज करते हैं। सेल, मेरा कैपिटल सेट ना रहा। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स, रिनाउंसमेंट ऑफ राइट्स, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर। तो इस टाइप के जो हैं उनको हम सबको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। ठीक है। इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल सेट। अब कैपिटल सेट कहां है, 2 में, इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये बात कहां लिखा हुआ है, 45 सबसेक्शन 1 में। वैसे ही 44 तक क्या है, 44 तक पीजीबी, 56 से अदर सोर्स, तो 45 से 55 कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इंक्लूड भी है, एक्सक्लूड भी है। इंक्लूड मैंने आपको करा दिया डीपीएस जैसा, और एक्सक्लूड पर्सनल मूवेबल आइटम अदर देन डीपीएस जैसा, दैट इज कार, मोबाइल एक्सेट्रा। स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि ये तो पीजीबी।
रूरल एग्रीकल्चर लैंड एंड गोल्ड डिपोजिट स्कीम या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब आपको गोल्ड डिपोजिट स्कीम में मैंने याद है डिटेल में बताया था, इवन जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी 10+15 में माफ है। ये था जहां पे हम लोगों ने पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन को मर्ज किया था। ऑल्दो इतना डिटेल में जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं। देखिए, अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कैसा प्रॉपर्टी है? इमूवेबल, यानी डीपीएस जैसा है, डीपीएस जैसा का आई है। अब अगर ये पर्सनल होगा तो भी कैपिटल सेट, और बिजनेस होगा तो भी कैपिटल सेट। बट अगर बिजनेस में ये एज ए स्टॉक इन ट्रेड है तो बताइए, पीजीबी। तो अगर पर्सनल है तो भी कैपिटल सेट, और अगर बिजनेस है तो भी कैपिटल सेट। अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो पीजीबी, कोई दिक्कत? अब सुनिए, अगर बिजनेस को बिजनेस में यूज किया जा रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग को, आपको पता है ना इन सब पे डिप्रिसिएशन मिलता है, और डिप्रिशिएबल एसेट का सेक्शन क्या है? 50। ये याद कीजिए, पीजीबीपी में भी था डिप्रिसिएशन में। अगर मूवेबल, मैं एग्जांपल लेता हूं कार। अब अगर पर्सनल है तो कैपिटल सेट नहीं है। क्यों? मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन डीपीएस जैसा इज नॉट कैपिटल सेट। और अगर बिजनेस यूज है, अब माइंड यू, अगर बिजनेस यूज में स्टॉक इन ट्रेड है, जैसे बीएमडब्ल्यू के लिए गाड़ियां, तो पीजीपी स्टॉक इन ट्रेड। और अगर बीएमडब्ल्यू वाला उस गाड़ी को अपने पर्सनल पर्पस मतलब बिजनेस यूज में कर रहा है तो डिप्रिसिएशन तो मिलता है ना, समझ रहा है? तो इसको आप बोल सकते हो ये सेक्शन 50 वाला है। कौन सा? डिप्रिशिएबल वाला। बाकी अगर आपको एकदम सिंपल रखना है, पीजीपी और कैपिटल गेन को एकदम आप अलग अलग रखना चाहते हो, तो बिल्कुल सिंपल क्या है सर, डीपीएस जैसा पर्सनल हो या बिजनेस हो, वो तो भैया आपका कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन में जाएगा। अगर एज ए स्टॉक इन ट्रेड है तो ऑब्वियसली पीजीपी, और जो बाकी पर्सनल मूवेबल आइटम है वो आपका कैपिटल सेट है ही नहीं। ठीक है, इंक्लूड एक्सक्लूड याद रहेगा। नेक्स्ट, अच्छा चलो सही है ना, हम लोगों ने भी तोड़ा हुआ है चीजों को। डीपीएस जैसा, क्योंकि आई तो हमने ऊपर कवर कर लिया। अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो पीजीपी, एल्स बिजनेस हो या पर्सनल हो कैपिटल असेट। समझ में आ रहा है? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अब ज्वेलरी को क्या मानोगे, स्टॉक इन ट्रेड या अदर देन स्टॉक इन ट्रेड? अदर देन। समझ में आ गया? कैसे निकलता है कैपिटल गेन सर? सर 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले बताइए लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? पहले लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? दूसरा, अगर लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है तो फिर एक सेल प्राइस होगा जिसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे, बट हम टेक्निकल वर्ड क्या यूज करेंगे? फुल वैल्यू कंसिडरेशन माइनस सीओ माइनस सीवाई, जो अमाउंट आएगा वो कैपिटल गेन है, एंड फिर उसको हम लगाएंगे रेट। यही 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है सर, लॉन्ग टर्म कौन होता है और शॉर्ट टर्म कौन होता है? तो डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड। कैसे याद किया था हमने? 3 थे, 12 महीने, 24 महीने, 36 मंथ, यही था ना। 12 मंथ्स के लिए 4 चीजें थी, क्या क्या? लिस्टेड शेयर सिक्योरिटी। अब इसी से मिलता जुलता कौन था? यूनिट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। उससे मिलता जुलता यूनिट्स ऑफ यूटीआई और एक जीरो कूपन बॉन्ड। तो अगर ये 4 है तो 12 मंथ एक्सीडिंग पे लॉन्ग टर्म मान लेंगे। 24 मंथ वाला कौन है? एक तो लैंड एंड बिल्डिंग और अनलिस्टेड शेयर्स, एंड थर्ड क्या था? 36 मंथ जितने भी बचे गोल्ड वगैरह, पेंटिंग, आर्ट्स, स्कल्पचर। तो देखिए स्टेप 1, पीरियड फॉर डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। वो ऑन कर देना, ऑन। अगर लिस्टेड शेयर सिक्योरिटी है या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, याद है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है? अलग अलग कंडीशन होते हैं, मोटा मोटा 65% कहां डलेगा म्यूचुअल फंड का? इक्विटी में। यूनिट्स ऑफ यूटीआई हो या जीरो कूपन बॉन्ड हो, इन सब में 12 मंथ प्लस पे लॉन्ग टर्म मान लेंगे। अगर अनलिस्टेड शेयर्स या लैंड एंड बिल्डिंग हो तो 24 मंथ्स प्लस पे मान लेंगे। अच्छा, अनलिस्टेड डिबेंचर कहां जाएगा? अनलिस्टेड डिबेंचर 36 वाले में। यहां पे लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी है और यहां पे अनलिस्टेड शेयर्स है और अदर्स। एग्जांपल गोल्ड में 36 मंथ्स के बाद मानेंगे हम लॉन्ग टर्म। अब देखिए स्टेप 1 के बाद जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा वो किसमें लगेगा? स्टेप 2, एफईसी, सीओए और सीवाई। अब सुनिए बाबू, आपको समझ में आ रहा है? द मोमेंट लॉन्ग टर्म होगा उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? 2 फायदे होते हैं। एक तो रेट सस्ता होता है टैक्स का, एंड दूसरा इंडेक्सेशन में क्या मिलता है? इंडेक्सेशन, कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन।
फुल वैल्यू कंसिडरेशन माइनस सीओए, और अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स सीओए, सीवाई लॉन्ग टर्म है इंडेक्स सीवाई, सेलिंग एंड ब्रोकरेज, तो क्या आ जाएगा कैपिटल गेन। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। इंडेक्सेशन आपको पता है, स्टार्टिंग ईयर कौन सा है मेरा 12, इसका बेस 100 है, और मेरा अभी कौन सा चल रहा है 1920, इसका 289 है। बस आपको ये दोनों याद करना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं वैसे ये भी एग्जाम में दिया रहता है, बट कम से कम इतना याद कर सकते हो, पहला पॉइंट। इसके अलावा इंडेक्सेशन हमेशा लॉन्ग टर्म में लगता है ना। माइंड यू, एक बच्चे को कंफ्यूजन आता है, सपोज 1920 में ट्रांसफर हो रहा है, अक्वायर हुआ था 5-6 में, इंडेक्सेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। एंड सपोज ये 3 साल वाला है, गोल्ड है, मानिए 18-19 में सीवाई है, इंडेक्सेशन लगेगा कि नहीं? सीवाई का लगेगा, क्योंकि ये जो 3 साल काउंट करना है या 12 जो भी पीरियड काउंट करना है, वो एक्विजिशन से काउंट करना है, वो कैपिटल असेट का काउंट करना है। एक बार जो लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट हो गया, सीओ सीवाई दोनों पे इंडेक्सेशन लगना मैंडेटरी है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, ये इलस्ट्रेशन था, बट आई एम श्योर इलस्ट्रेशन आप लोग खुद से करोगे। अब हम लोग अलग अलग केस में सीओए निकालने की कोशिश करेंगे। क्या निकालने की कोशिश करेंगे? सीओए। सबसे पहला और सबसे जबरदस्त केस आता है कि सर इंडेक्सेशन तो हमको पता चलता है 1/4/2001 से, अगर असेट उससे पहले एक्वायर हुआ है तो गवर्नमेंट ने क्या ऑप्शन दिया था कि इन द केस ऑफ असेट अक्वायर्ड प्रायर टू 1/4/2001 द सीओए शैल बी एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी एज ऑन 1/4/1 व्हिचएवर इज हायर। याद है? एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबू, यहां पे सीवाई इग्नोर कर देना। एनी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड प्रायर टू 1/4/2001 शैल बी इग्नोर्ड। सो 1/4/2001 से अगर पहले असेट एक्वायर हुआ है, सीवाई तो हमने इग्नोर कर दिया, और कॉस्ट क्या लेंगे हम? एक्चुअल कॉस्ट और एफएमवी एज ऑन 1/4/1। तो अगर मैंने तमी से लिखा असेट एक्वायर्ड प्रायर टू 1/4/2001, सीओई कितना होगा? कॉस्ट और एफएमवी एज ऑन 1/4/1 व्हिचएवर इज हायर, एंड एनी सीवाई प्रायर टू 1/4/2001 शैल बी इग्नोर्ड। इसमें हमने इलस्ट्रेशन किए थे दबा के, कोई दिक्कत? इलस्ट्रेशन अभी हम ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं। अगेन इस पर हमने क्वेश्चन भी किया था, गोल्ड, लैंड, और कितने चालाकी से। अब देखो, ये भी 3 इयर्स वाला, ये भी 3 इयर्स वाला, ये भी 3 इयर्स वाला। जो 4th पॉइंट था इसी क्वेश्चन में, आपको याद होगा, पर्सनल म्यूजिक सिस्टम, जो कैपिटल सेट नहीं था, याद है? बोनस शेयर, बोनस शेयर का कॉस्ट कितना होना चाहिए? निल। बोनस शेयर का कॉस्ट कितना होगा? निल। बट अगर ये बोनस शेयर प्रायर टू 1/4/2001 है, सो एनी एसेट प्रायर टू 1/4/2001 का क्या होता है? कॉस्ट और एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर। अब कॉस्ट तो 0, बट बोनस शेयर का एफएमवी होता है कि नहीं होता है? तो हम एफएमवी ले लेंगे एज ऑन 1/4/2001। तो देखिए, अगर बोनस शेयर कम लें 1/4/2001 के बाद, प्राइस पेड निल, सीओए निल। बट अगर उसके पहले है तो प्राइस पेड निल, और कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट और एफएमवी विच इज हायर, यानी एफएमवी। आई थिंक सिंपल है। इसी से मिलता जुलता है राइट शेयर। अब राइट शेयर आपके कंपनी लॉ में आपको पढ़ाया जा चुका है। क्या होता है? एक मोड ऑफ रेजिंग एडिशनल फंड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो जितना शेयर होल्ड कर रहा है मेरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उसे प्रोपोर्शन में उसको शेयर ऑफर किया था सस्ते रेट पे। अब सुनिए, सपोज कंपनी ने शेयर ऑफर किया, कुछ शेयर होल्डर ने शेयर खरीद लिया, तो अब नॉर्मली मानो, जस्ट इमेजिन दिस, शेयर का एफएमवी है 25 रुपया मानिए, एंड आपको ऑफर प्राइस हुआ है 10 रुपए का। आपने 10 में खरीद लिया, आपका कॉस्ट कितना होगा? 10। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इग्नोर कर दें, उनका क्या होगा? कुछ नहीं। और आप चाहें तो इस ऑप्शन द राइट टू अक्वायर राइट शेयर, राइट टू अक्वायर राइट शेयर, इसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। एक ट्रांसफर है कि नहीं? ट्रांसफर है। तो अगर मैं अपने राइट शेयर को अक्वायर करने के राइट को ट्रांसफर करूंगा, कैपिटल गेन आएगा। कैसा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि बाबू राइट शेयर अक्वायर परचेज करने का टाइम बहुत कम होता है। अगर मैं इससे ट्रांसफर कर रहा हूं ना,
तो जो भी पैसा आएगा वो मेरा एसटीसी जो होगा, मेरा कॉस्ट कितना होगा? राइट को ट्रांसफर करने के लिए मैंने कुछ अलग से खर्चा किया क्या? नहीं। और जो बंदे को मैंने राइट बेचा उसका कॉस्ट कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द राइट एंड कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द राइट शेयर। देखिए, एक टीसीएस है, एबीसीडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, इशू राइट शेयर 10 रुपए पर शेयर, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, एफएमवी मार्केट प्राइस 25 रुपया। नाउ बी एंड सी बॉट द राइट शेयर। अब जब ये बेचेंगे तो कॉस्ट कितना लेंगे? 10। डी ने इग्नोर कर दिया, टैक्स में क्या होगा? कुछ नहीं। और ए ने रिनाउंस कर दिया, बाबू ट्रांसफर है द राइट इन द फेवर ऑफ जेड एट द 5 रुपया, एससीसीजी 5 रुपया माइनस कॉस्ट कितना होगा? कुछ नहीं। और जेड के लिए कॉस्ट कितना है? जेड के लिए कॉस्ट नहीं, 5 + 10 कॉस्ट ऑफ राइट एंड कॉस्ट ऑफ राइट शेयर। कोई दिक्कत? हाँ जी, पक्का? आगे देखिए, ध्यान सुनिएगा। ये इस टॉपिक में हेडिंग नहीं लिखा हुआ है, हेडिंग नहीं लिखा हुआ है। ये सैलरी चैप्टर में भी ये पॉइंट आता है। कहां आता है? सीओ ऑफ ईसॉप बोल दीजिए। मतलब सर सुनिए, सपोज मेरा जो कंपनी है उसने मुझे शेयर ईसॉप पे दिया या स्वेट इक्विटी में दिया। कैसे में? ये सब कॉन्सेप्ट को पढ़ाया गया कहां? कंपनी लॉ में। और अगर नहीं पता है तो दोबारा याद कीजिए। अगर मानिए स्वेट इक्विटी या ईसॉप सस्ते में मिलता है, महंगे में मिलता है? सस्ते में। अगर मानिए 25 रुपए का शेयर आपको 20 रुपए में दे दिया गया, आपको फायदा कितना हुआ? 5 रुपया। आपके हाथ में टैक्स होगा कि नहीं होगा? 25 का सामान अगर मैं 20 में दे रहा हूं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्वेट इक्विटी या ईसॉप एम्प्लॉय को दिया था। अगर मैं आपको दे रहा हूं 5 रुपए सस्ते में, ये 5 रुपए आपका सैलरी का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो अगर अक्वायर किया आपने 20 रुपए में, एफएमवी था 25 रुपया, तो ये 5 रुपए कहां टैक्स हो गया? सैलरी में। और जब इसको आगे बेचोगे 27 रुपए में, आपका कॉस्ट कितना माना जाएगा? पक्का? याद है जर्नी ऑफ एन असेट? कोई भी असेट का जर्नी कैसे पूरा होता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, हमने कई बार कराया था। या तो पैसा पे कर दो या उस पर टैक्स पे कर दो। ये शेयर में, इसी शेयर में आपने कितना पे किया है? 20 रुपए तो पे कर दिया, एंड 5 रुपए आपने पे नहीं किया बट उस पर टैक्स पे कर दिया, तो आप कहां तक पहुंच गए? 25। तो 27 में से क्या माइनस होगा? 25। याद आएगा? सैलरी में कितना होगा? एफएमवी माइनस कॉस्ट। और कैपिटल गेन में कितना होगा? सेल प्राइस माइनस एफएमवी। यहां तक क्लियर है? क्या आगे बढ़े? आगे बढ़ सकते हैं? अब सुनिए, करने का हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं, बट एक काम करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट ना हम लोगों ने यहां पे गलती से मिस हो गया है इसमें, मैं उसको ना अलग से लिख देता हूं। ये पेज नंबर 8 है ना, यहां पे करते हैं। एक पॉइंट समहाउ नोट्स में आना रह गया है। अभी हमने सीओ निकाला, एक ना एफईसी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? एफईसी। सुनिए तेजी में, अगर एक फर्म एओपी या बीवाई है और एक पार्टनर अपना असेट लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है? असेट। अब पार्टनर के हाथ में ये ट्रांसफर है कि नहीं? अगर एक पार्टनर अपना असेट फर्म को दे रहा है बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, आपने पार्टनरशिप पढ़ा है, तो ट्रांसफर है। अब ट्रांसफर है तो सीजी निकलेगा। सी कैसे निकलता है? एफएसी माइनस सीओ या इंडेक्स सीओ एज ए केस में भी। अब पार्टनर को अपना कॉस्ट पता होगा कि नहीं पता होगा? पार्टनर जो सेट लेकर आ रहा है कॉस्ट पता है। सेल प्राइस में क्या लूं? हो सकता है ये जो कैपिटल सेट लेकर आ रहा है इसका दाम है 100 रुपए और फर्म कह रहा ना हम तो इसको 80 रुपए का ही मानेंगे, तो मैं एफईसी कितना मानूं? 100 या 80? 80। मैंने बोला था जब पार्टनर असेट लेकर आ रहा है तो अमाउंट रिकॉर्ड इन द बुक्स लेते हैं हम। क्या लेते हैं? अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स। क्यों? क्योंकि वहां पे फीलिंग कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन की होती है, मिलजुल के काम करने की होती है। अरे भैया हो सकता है इसका वैल्यू 100 रुपए है बट अभी तो मिलजुल के काम करना है ना। अगर पार्टनरशिप हम 80 रुपए मांग रहा है, पार्टनरशिप को लगता है कि नहीं 100 रुपए भले मार्केट में हुआ, मैं तो इसको 80 रुपए दूंगा,
और ये पार्टनर तैयार हो गया, तो दोनों मिलजुल के 80 रुपए पे तैयार हो गए, तो हम क्या लेना चाहिए? 80। बट बाद में अगर डिसोल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है? अब डिसोल्यूशन होगा तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट। अब ये डिसोल्यूशन पे ट्रांसफर है कि नहीं? किसके हाथ में? पार्टनर या फर्म? भाई फर्म टूट रहा है, तो फर्म अगर कैपिटल एसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो ट्रांसफर किसके हाथ में है? फर्म के हाथ में। अब यहां पे अगेन एफईसी माइनस सीओए। अब एफईसी बाबू यहां पे डिसोल्यूशन हो रहा है, टूट रहा है, यहां पे क्या म्यूचुअल कोलैबोरेशन है, आगे जितना पैसा मिल जाए एफएमवी। और कौन सा क्या लेंगे? अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स। याद आएगा? ये हमने कराया हुआ था, ये सब नोट में मिस हो गया था तो मैंने दोबारा से लिख दिया। आ जाइए अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनरली जो सेक्शन 45 से सेक्शन 1 है, जो चार्जिंग सेक्शन है, उसमें यह बात लिखा हुआ था, जो मैं जानबूझ के बाद में कराता हूं, कि भैया कैपिटल गेन तब टैक्स होगा जिस साल में ट्रांसफर हो। बट ऐसे कई सारे केसेस है, मोटा मोटा आई थिंक 4 केस है, जहां पे ट्रांसफर कभी और टैक्स कभी और। सुनिएगा, सपोज पहला केस है जहां पर मेरा कैपिटल असेट को कन्वर्ट कर रहे हैं हम स्टॉक इन ट्रेड में। बताइए, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर है या ट्रांसफर नहीं है? ट्रांसफर है। क्यों? मेरा कैपिटल असेट ना रहा। अब जस्ट इमेजिन दिस, मैंने ट्रांसफर तो कर दिया, मतलब कन्वर्जन तो कर दिया, कैपिटल गेन कंप्यूट कर लेंगे ईयर ऑफ ट्रांसफर में, बट क्या पैसा आ गया? क्या कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने से पैसा आ गया? नहीं। पैसा कब आएगा? जब ये बेचा जाएगा स्टॉक इन ट्रेड। तो सरकार बोलता है कि जब भी कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड हो, जिस साल में कन्वर्जन हो उस साल में कैपिटल गेन कंप्यूट कर लीजिए और चुपचाप बैठ जाइए। जब ये स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा ना, उस साल एक तो पीजीपी आएगा क्योंकि सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और जितना प्रोपोर्शन स्टॉक इन ट्रेड बेचा जाएगा उतना ही प्रोपोर्शन कैपिटल गेन जो आप कंप्यूट करके बैठे हो वो भी टैक्स हो जाएगा। लॉजिकल है कि नहीं? तो देखिए, CG is chargeable to tax in the PY in which the transfer takes place. However, in few cases, CG is chargeable to tax in the year after the PY in which the transfer takes place. सबसे पहला केस क्या देखा हमने? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मेरा कैपिटल एसेट ना रहा। अब 100 रुपए का इंपॉर्टेंट है, 100 रुपए का सीओए, कन्वर्जन हुआ स्टॉक इन ट्रेड। बाबू ट्रांसफर है कि नहीं? ट्रांसफर है। क्या मैंने सेल किया है? नहीं। अब कैपिटल गेन निकालना है, बताओ कैसे निकालूं मैं? सेल तो हुआ नहीं, तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? एफएमई। तो 150 माइनस 100, ये 50 में मेरा क्या हो गया? सीजी। किस ईयर में? 16, 17 में। क्या टैक्स पे करना है? नहीं। पैसा कहां है? कन्वर्जन करके पैसा थोड़ी आता है। हां, मानिए 1920 में 180 में बेच दिया। कितने में बेचा गया? बताओ, पहले तो बताओ कॉस्ट कितना लूं मैं? हाँ जी, पक्का? क्यों? जर्नी ऑफ असेट पूरा हो गया। 100 में अपना खरीदा था और बाकी 50 पे आपने कैपिटल गेन कंप्यूट कर दिया, इस पे टैक्स पे करोगे, तो बाबू 150 आपका कॉस्ट हो गया, 30 हो गया पीजीपी। अब ये पीजीपी तो टैक्स हो जाएगा, प्लस ये जो 50 रुपए आपने पहले से निकाल के रखा था ये भी यहां पे टैक्स हो जाएगा। अब यहां पे बस ये आपको याद रखना है कि अगर मानो आधा 50% अगर स्टॉक इन ट्रेड बेचा जाए तो ये जो कैपिटल गेन है ये भी 50% ही टैक्स होगा। ठीक है? देखिए, वही चीज रिपीट होगा। कंप्यूटेशन ऑफ सीजी कब? इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन या ट्रांसफर 50 में। व्हेन विल द सीजी बी चार्जेबल टू टैक्स? इन द पीवाई व्हेन द स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड, जब पैसा आएगा। और जब आप बेचोगे तो एक तो पीजीपी और दूसरा कैपिटल गेन। इसी पे हमने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया था, एंड इस क्वेश्चन की खासियत ये थी कि यहां पे 50% स्टॉक इन ट्रेड हुआ था, याद है? तो अगर मैं देखूं, ये था मेरा कैपिटल गेन, उसका मात्र 50-50। ठीक है? अगेन ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। सेकेंड पार्ट, कैपिटल असेट डिस्ट्रॉय। अगर डिस्ट्रॉय हो गया, मेरा कैपिटल असेट ना रहा,
अब यहां पे मैंने बोला था इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है। अगर किसी ने इंश्योरेंस नहीं लिया, उसका कैपिटल से डिस्ट्रॉय हो गया, तो बाबू कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा, डेड लॉस। बट हां, अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो आपको क्या मिलेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो उस पर हम कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कंप्यूट करेंगे। फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, जो इंश्योरेंस क्लेम अब जिस साल डिस्ट्रॉय हुआ उस साल आप कंप्यूट कर लीजिए। टैक्स कब देना है, जब पैसा आएगा। तो अगर इंश्योर्ड नहीं है, डेड लॉस, नो टैक्स ट्रीटमेंट। और अगर इंश्योर्ड है तो कंप्यूट सीजीसीएल। एफईसी क्या होगा, इंश्योरेंस क्लेम इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर या डिस्ट्रक्शन। हाउएवर सीजी इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम। ये कहां से आ गया, हमें तीसरा पॉइंट पढ़ना है, कंपल्सरी एक्विजिशन। क्या पढ़ना है, कंपल्सरी एक्विजिशन। उसको करने से पहले मैं पहले कराता हूं, कहते हैं रूरल एग्रीकल्चर लैंड। इसको हम कैपिटल सेट मानते कि नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। बट रूरल एग्रीकल्चर लैंड बोलते किसको है, याद कीजिए, मैं को बताया था जो लोकल लिमिट है म्युनिसिपैलिटी, उसका एक पॉपुलेशन होगा। अगर आपका पॉपुलेशन 10,000 से लेकर 10,000 से ज्यादा से लेकर 1 लाख तक है, तो विद इन द 2 किलोमीटर को अर्बन मानेंगे, उसके बाद वाले को रूरल। अगर आपका पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, अप टू 10 लाख, विद इन 6 किलोमीटर को रूरल, उसके बाद वाले को अर्बन। और अगर आपका जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख एक्सीड कर रहा है, तो अप टू 8 किलोमीटर को अर्बन, उसके बाद वाले को रूरल। याद है ये सब, पक्का। तो अप टू 10,000 पॉपुलेशन तो पूरा ही रूरल है। 10,001 से लेकर 1 लाख तक 2 किलोमीटर अर्बन, उसके बाद रूरल। 1 लाख 1 टू 10 लाख 6 किलोमीटर अर्बन, उसके बाद रूरल। एंड 10 लाख प्लस वाले को 8 किलोमीटर अर्बन, उसके बाद रूरल। नाउ सी, कंपल्सरी एक्विजिशन में सुनिए, इंपॉर्टेंट ये, हमें पढ़ना तो वैसे ये था, बट मैंने क्या किया, सारे के सारे कंपल्सरी एक्विजिशन को हमने एक साथ लिया। अगर कंपल्सरी एक्विजिशन रूरल एग्रीकल्चर लैंड कुछ होगा, रूरल सर ये कैपिटल सेट है ही नहीं, तो भाई किस बात का कैपिटल गेन। अगर इंपॉर्टेंट है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, बताओ कैपिटल एसेट है या नहीं है, कैपिटल एसेट है, कैपिटल गेन लगेगा। बट अगर एसएससी इंडिविजुअल वगैरह या उसके मम्मी पापा उस लैंड पे कम से कम पिछले 2 साल से अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं, एंड द कंपल्सरी एक्विजिशन इज बीइंग डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई, देन 10 क्लॉज 37 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 10 क्लॉज 37 में माफ कर लिया जाएगा। सो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इट इज अ कैपिटल एसेट। अच्छा, तो वैसे तो कैपिटल गेन लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा, बट exempt under section 10 clause 37 provided such land is being used by individual HUF for agricultural purpose for at least 2 years prior to date of compulsory acquisition, and acquisition is done by CG नहीं, हाँ CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। अगर स्टेट गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन कर रहा है तो भैया टैक्स लगेगा। ये बात को मैंने कहीं लिखवाया कि नहीं लिखवाया, अरे यार मिस हो गया, ये लिखवाया तो था मैंने, कोई बात नहीं। अगर मानिए ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, क्या करोगे आप, सीजी लगेगा। अगर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बाय एसजी, सीजी लगेगा। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बाय सीजी या आरबीआई, अब ये क्या होगा, 10 क्लॉज 37 में माफ, प्रोवाइडेड 2 साल से क्या हो रहा हो एग्रीकल्चर। और ये कैसे एसएससी को माफ किया गया, इंडिविजुअल वगैरह को, कंपनी केस में माफी नहीं है। एनी लैंड अक्वायर्ड अंडर आरएसटी एलएआरआर एक्ट, याद है फुल फॉर्म, राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट। आपको रट्टा नहीं मारना है, अगर एग्जाम में एक्ट का नाम आ गया इतना तो समझ जाओगे ना। अगर आरएसटी एलएआरआर एक्ट आ गया 2013 तो वैसे ही समझ में आ गया। और अगर इतना चौड़ा लंबा चौड़ा नाम लिख दिया जाएगा तो दिमाग हिट करेगा कि नहीं। राइट टू फेयर समझ जाना ना, जो चीज समझ में ना आए, फेयर ये समझाया गया था, राइट। अब अगर आरएसटी एलएआरआर एक्ट के अंदर अक्वायर हुआ है तो गवर्नमेंट ने क्या प्रॉमिस किया था कि हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे। अब इनकम टैक्स में इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, बट एक क्लैरिफिकेशन है कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स ऑल्दो नो स्पेसिफिक प्रोविजन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। मेन हमारा यह पढ़ना है कि अगर इसके अलावा कोई कंपल्सरी
एक्विजिशन हो गया लैंड का, तो क्या करेंगे? तो सुनिए, जिस साल कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ उस साल ट्रांसफर हो गया, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन उसी साल होगा। अब कैपिटल गेन तो आ गया, क्या पैसा आ गया? क्या टैक्स पे कर पाऊंगा? नहीं, टैक्स कब पे करूंगा? जब पैसा आएगा। अंतर बस ये है ना, द टैक्स शैल बी कंप्यूटेड इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, दैट इज द ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, बट द टैक्स शैल बी पेएबल when the money is received for the first time, wholly or partly, wholly or partly। स्टॉक इन ट्रेड में प्रोपोर्शनेट था, यहां पे प्रोपोर्शनेट नहीं है। कंप्यूट सीजी इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, दैट इज ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, पे टैक्स इन द ईयर इन विच होल और पार्ट ऑफ द कंपेंसेशन इज रिसीव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। एनहांस कंपेंसेशन टैक्सेबल। अच्छा ओके बाबू, ये तो समझ में आ रहा है, अटेंशन पूरा होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि सरकार ने बोला 1 करोड़ और ना 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 2 करोड़ लेकर आएंगे, कोर्ट गए, कोर्ट ने बोला 1.5 करोड़। तो अब आपको पता है ना, इंटरिम वगैरह भी रिलीफ मिलता है। सरकार बोलता है एनहांस कंपेंसेशन तब मिलेगा, तब टैक्स होगा जब फाइनल ऑर्डर आ गया। कौन सा ऑर्डर? फाइनल। इसके अलावा अगर मानो 1 करोड़ पहले मिल गया था, फाइनल एनहांस कंपेंसेशन 1.5 करोड़ मिला, एक्स्ट्रा कितना मिला? 50 लाख। अब ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? तो ये डिपेंड करेगा ओरिजिनल पे। अगर ओरिजिनल कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म था तो ये भी लॉन्ग टर्म, ओरिजिनल शॉर्ट टर्म था तो ये भी। क्या कुछ खर्चा माइनस हुआ क्या? सीओए सीवाई या सीओए और सीवाई यहां माइनस हो चुका होगा, तो यहां पे माइनस नहीं होगा, केवल लीगल खर्चा माइनस होगा। क्या माइनस होगा? लीगल खर्चा। देखिए, नेचर ऑफ एनहांस कंपेंसेशन सेम एज द नेचर ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर। लीगल एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होगा, एंड जो इस पे इंटरेस्ट मिलता है इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 56 टैक्सेबल होगा अदर सोर्स में। कब? जिस साल पैसा मिला। एंड वहां पे याद है सेक्शन 57 में 50% की माफी मिलती है। टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स इन द ईयर ऑफ रिसीट आफ्टर डिडक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 57। और ये अदर सोर्स में किस सेक्शन में जा रहा है? 56। क्या लीगल खर्चा अलाउ होता है? सर डिपेंड करता है। अगर लीगल खर्चा एनहांस कंपेंसेशन के लिए तो अलाउ हो जाएगा, क्योंकि वहां पे सीओ तो माइनस हो नहीं रहा है। बट अगर लीगल खर्चा है डिले इन द इंटरेस्ट के लिए, तो वहां तो पहले 50% माइनस हो जाता है, तो वहां पे माइनस नहीं होगा। लीगल खर्चा एनहांस कंपेंसेशन के लिए अलाउड है, और अगर डिले इन कंपेंसेशन के लिए तो नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि सर 50% का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं एफईसी। सीओ मोटा मोटा ये हो गया। सीओ में 1-2 और पॉइंट है, बाद में करेंगे। अच्छा हां, एक और चीज आपको समझ आ रहा है कि सर कैपिटल इनकम निकलता है एफईसी माइनस सीओए माइनस सीवाई या इंडेक्स। एक बहुत फेमस केस था बीसी श्रीनिवासा का, जो ये बोलता था कि अगर इन तीनों में से कोई भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। सो अगर एफईसी डिटरमाइन नहीं हो पाएगा, सपोज एफईसी डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, तो सरकार ने एक सेक्शन लाया था 50D, जब हम क्या ले लेंगे? एफएमवी। अगर सीओए डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है या सीओआई डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, ये कब डिटरमाइन नहीं हो पाएगा? मोटा मोटा सेल्फ अक्वायर्ड असेट पे। किस पे? सेल्फ अक्वायर्ड। तो इसको हम लोग यहां से कर लेते हैं। पेज 141 पे हमने कराया था आपको। व्हाट अबाउट सेल्फ अक्वायर्ड या सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल? इन द फॉलोइंग सेल्फ अक्वायर्ड या सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल द कॉस्ट शैल बी निल। सरकार ने बोला अच्छा डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, देखो जहां पे एफईसी डिटरमाइन नहीं हो रहा था, सरकार ने क्या ले लिया? फेयर मार्केट वैल्यू, बढ़ गया कैपिटल गेन। और जहां पे सीओ डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, सरकार ने कई केसेस में जीरो बोल दिया। क्या बोल दिया? तो गुडविल ऑफ बिजनेस जीरो, राइट, ये सब कितना हो गया? जीरो। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा गुडविल का। अगर बिजनेस है तो हम सीओ क्या लेंगे? निल। और गुडविल का अगर हम प्रोफेशन का है, सेल्फ अक्वायर्ड गुडविल, तो हम क्या लेंगे? नॉट
डिटर्मिनेबल, नो सीजी। याद आएगा, यहां पे सीजी आ जाएगा और यहां पे सीजी नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा बताओ सेल्फ जनरेटेड असेट, इंटेंजिबल असेट, जिसको अभी डिटरमाइन नहीं माना जाता है, जिसपे सीजी कंप्यूट नहीं होगा। एक तो गुडविल ऑफ प्रोफेशन हो गया, दूसरा क्या था, कस्टमर डेटाबेस, मैंने कराया था कस्टमर डेटाबेस। सिमिलरली सीयूआई में गुडविल, राइट एंड राइट, इन सबका सीयूआई कितना ले लेते हैं हम? निल। अच्छा, सीवाई क्या होता है? कैपिटल नेचर का। और ये आपको कराया गया था, अगर घर खाली करवाने के लिए कुछ पैसा पे करना पड़ रहा है, उसको भी हम सीवाई मान लेते हैं। चलिए अब आइए फुल वैल्यू कंसिडरेशन पे। फुल वैल्यू कंसिडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है। एक तो हमने फुल वैल्यू कंसिडरेशन 2 कर लिया, कौन सा? पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर लेकर आ रहा है, नया पार्टनर, तो हम क्या करेंगे? अमाउंट रिकॉर्डिंग द बुक्स। और अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो क्या ले लेंगे? एफएमवी। ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का एफईसी क्या लेंगे? ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का। तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, आज की डेट में कैपिटल गेन एंड पीजीबीपी के प्रोविजन सेम है। कैपिटल गेन और पीजीबीपी के प्रोविजन सेम है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग बेचा जा रहा है तो सेल प्राइस कितना होना चाहिए? एक्चुअल कंसिडरेशन। बट अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड कर जाए 105% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन, तो क्या ले लेंगे? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। अच्छा, मानो मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन 100 है, एसडीवी 105 है, एफईसी का लू मैं 100 लेंगे। क्यों? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कब लेना पड़ता है? अगर एक्चुअल कंसिडरेशन 100 है और एसडीवी मेरा 106 है। तो अगर एसडीवी एक्सीड्स 105% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन, तो हम क्या लेंगे? एसडीवी वरना एक्चुअल। कोई दिक्कत? तो देखो ये है मेरा क्रक्स। इफ द एसडीवी एक्सीड्स 105% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन, एफईसी इज इक्वल टू एसडीवी। बाकी जितने भी केस होंगे उसमें सब में क्या लेंगे हम? एक्चुअल कंसिडरेशन। अब इस पे इलस्ट्रेशन आप देख लीजिएगा, वो इसी पॉइंट को समझा रहा है। अच्छा, अब देखो बाबू, ये मेरा कंक्लूजन है। इफ द लैंड इज आर्टिफिशियली सोल्ड एट अ प्राइस लोअर देन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ये कौन सा, कितना लोअर? 5% से भी ज्यादा कम। अब जो सेलर होगा, जस्ट इमेजिन दिस, ये ट्रांसफरर और ये ट्रांसफरी, और जो ये ट्रांसफर किया जा रहा है ये बहुत ही कम वैल्यू पे किया जा रहा है। इसका सेल प्राइस कितना लेंगे हम? मानो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 120 और एक्चुअल कंसिडरेशन है 100। या एक काम करो, इसको और अच्छा करें, बताओ क्या लूं मैं? 12 लाख या 10 लाख? 12 लाख। क्यों? एसडीवी इज एक्सीडिंग 105%, तो इसका तुम कितना ले लेंगे? 12 लाख। और ट्रांसफर के हाथ में क्या करेंगे? 2 लाख 56 to 10 में टैक्सेबल। याद है 56 to 10 में टैक्सेबल। तो बाबू यहां पे डबल टैक्सेशन होता है। क्या हो जाता है? डबल टैक्सेशन। अगर आप बहुत ही कम कर देते हो अपना स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, अगर 50C अगर आप वॉलेट करते हो, डबल टैक्सेशन लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? आपका तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और रिसिपिएंट का 56 to 10 में गिफ्ट। बट ये अब यहां पे उतना टाइम नहीं है, तो आप ये इलस्ट्रेशन सब इग्नोर कर देना। इलस्ट्रेशन ये सब क्लासरूम के डिस्कशन के लिए था। जो क्रक्स है वो क्रक्स क्या है? नेवर ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द वायोलेशन ऑफ सेक्शन 50C, वरना क्या होगा? वरना गबर नहीं आएगा, दे विल बी डबल टैक्सेशन। आपके हाथ में एसडीवी को लेकर टैक्स निकाल देंगे और रिसिपिएंट के हाथ में गिफ्ट मान लेंगे। कोई दिक्कत? आइए, अब आपको मैंने एग्जांपल दिया था ओ माई गॉड का। हो सकता है कि भैया मैंने लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 12 लाख था और मैं कह रहा हूं ना मैंने तो 10 लाख में ही बेचा है। भाई किसी भी कारण से कोई बिल्डिंग नहीं होता है मनहूस बिल्डिंग, लोग उसे नहीं खरीदते हैं।
अब मैं कह रहा हूं कि नहीं नहीं भैया, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ है, बट मैंने बेचा है 60 लाख में, और मैं एकदम अडिग हो गया कि भैया मैं चोर नहीं हूं, मैं बिल्कुल जेन्युइन 60 लाख में बेचा है। तो आप किसको रेफर कर सकते हो? वैल्यूएशन ऑफिसर, जो कौन सा सेक्शन है? मम्मी सेक्शन। मम्मी सेक्शन क्या करेगा? वो ना चाहे तो आपको रिलीफ देगा। मानिए 1 करोड़ एसडीवी है, आप करो 60 लाख, उसने बोला 70 लाख, क्या लूंगा मैं? भाई हम निकाल रहे हैं फुल वैल्यू कंसिडरेशन। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़, आपने बेचा 60 लाख में, और वैल्यूएशन ऑफिसर कह रहा है 70 लाख, तो मैं क्या लूं? 60 लाख या 70 लाख या 1 करोड़? और भाई वैल्यूएशन ऑफिसर मैं कह रहा हूं कि भैया भले एसडीवी 1 करोड़ है, बट मैंने 60 में बेचा, आप पता करवा लो। और वैल्यूएशन ऑफिसर कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, 70 लाख जेन्युइन रेट है, 1 करोड़ इस मार्केट का भी थोड़ा डाउन चल रहा है, तुम क्या लेंगे? 70। बट मानो वैल्यूएशन ऑफिसर कहना ना 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 1 करोड़ 20 लाख, तो भैया 1 करोड़ से ऊपर नहीं, मतलब ये रिलीफ देगा। ये क्या देगा? तो एसडीवी को घटा सकता है, एसडीवी को बढ़ा नहीं सकता है। वैल्यूएशन ऑफिसर कैन नॉट डिटरमाइन वैल्यू हायर देन द एसडीवी। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, स्टडी मैट का ही है, जिसमें 194 आईए एसडीवी, बट छोड़ो, इस पे आता है। इफ इन केस ऑफ अनलिस्टेड या अनकोटेड शेयर, मतलब जो अनलिस्टेड शेयर है, अगर उसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, कितने पे करेंगे? मिनिमम एफएमवी, मिनिमम एफएमवी। तो ये प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, एफईसी क्या होगा? मिनिमम एफएमवी। इसी को बोलने का तरीका क्या है? एफएमवी और अबव, या एफएमवी और सेल प्राइस व्हिचएवर इज हायर। और इसमें एक पॉइंट था कि सपोज एक लिस्टेड कंपनी का शेयर मैंने प्राइवेटली बेच दिया, क्या सेक्शन 50 लगेगा? नहीं। सेक्शन 50 किस पे लगता है? केवल और केवल, बताओ, अनलिस्टेड शेयर पे। अगर लिस्टेड शेयर है, भले वो प्राइवेटली सेल हुआ है, उसका हम 50 नहीं लगाएंगे, जो प्राइस पे सेल हुआ है वही ले लेंगे। तो लिस्टेड शेयर कैन बी सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर देन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, इसको हम प्राइवेटली बोलते हैं। बट यहां पे 50 एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 50 लिस्टेड पे लगता है, नहीं किस पे लगता है? अनलिस्टेड पे। कोई दिक्कत? स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, ये क्या था? अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जितने भी ये सब आपको बिल्डिंग दिखता है, जो पुराने बिल्डिंग तोड़ के नए बिल्डिंग बन जा रहे हैं, तो जो इंडिविजुअल वगैरह है वो अपना लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर करेगा, किसको? डेवलपर को। अब डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर हुआ, टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। बट क्या पैसा गया? नहीं। बिल्डर उसको रियल एस्टेट डेवलप करेगा, एंड फाइनली इस असली ओनर को क्या मिलेगा? 2 चीजें, एक तो शेयर इन द डेवलप्ड रियल एस्टेट प्लस कैश। आपको पता है जो कैश है उसका 10% टीडीएस कटेगा 194 आईसी में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट। पक्का? बताओ, इस भाई साहब का फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या लेंगे? इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल का फुल वैल्यू कंसिडरेशन में क्या लूं? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द शेयर प्लस कैश। और ये टैक्स कब होगा? जिस साल में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आईसी 10% ऑन द कैश पोर्शन, लिमिट नहीं है। कैपिटल गेन कब, किसके हाथ में? इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि उसके हाथ से क्या गया? उसका जमीन। एफईसी क्या हो जाएगा? एसडीवी ऑफ द असेसी शेयर इन रियल एस्टेट प्लस कैश पोर्शन टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज इशूड। अब सुनिएगा, मानिए मैंने T0 पे डेवलपमेंट राइट दिया, क्या दिया? 5 साल बाद कंप्लीट हुआ, तो टैक्सेबल कब होगा? इस दिन। मानिए मैंने बीच में ही, 3rd ईयर में ही अपना शेयर बेच दिया, अब कब टैक्सेबल होगा? 3rd ईयर में। ये जो आपका पोस्टपोन्ड किया जा रहा है वो कब होगा? जब आप इंतजार करो। अगर आपने बीच में ही बेच दिया, यानी बीच में ही पैसा आ गया, तो टैक्स दे दो, कोई दिक्कत? ओह वाह। अगला है इस्लाम सेल। इस्लाम सेल सेक्शन 50B क्या बोलता है? ध्यान सुनिएगा। एनी डिवीजन या यूनिट इज बीइंग सोल्ड इन एंटायरिटी एज ए गोइंग कंसर्न, मतलब पूरा यूनिट इकट्ठे बिक रहा है एज ए गोइंग कंसर्न विदाउट
हैविंग रिगार्ड टू द इंडिविजुअल एसेट। इन दैट सिनेरियो बताओ, एफईसी तो मुझे पता है या नहीं पता है, सेल प्राइस पता है, कुछ सेलिंग खर्चा हो सकता है वो पता है, मजा किसमें आएगा, सीओए। तो हमने सीओए क्या लिया था, इस्लाम सेल में सीओए क्या लिया था, नेटवर्थ। और नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, जिस यूनिट का आप देख रहे हो उसके असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब असेट में माइंड यू अगर कोई रीवैल्यूड असेट है तो रिवैल्यूएशन का इफेक्ट हटा दीजिएगा। जो नॉन डिप्रिशिएबल असेट है उसका ओरिजिनल कॉस्ट, जो डिप्रिशिएबल असेट है उसका डब्ल्यूडीवी पक्का। और जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसमें तो रिवैल्यूएशन रिजर्व आता ही नहीं, बेसिकली रिवैल्यूएशन रिजर्व को कहीं कंसिडरेशन नहीं करना है। सेल ऑफ एंटायर यूनिट या डिवीजन एज अ गोइंग कंसर्न फॉर अ लमसम अमाउंट, इंडिविजुअल असेट को इज्जत नहीं देंगे। नो ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल असेट या लायबिलिटी कैसे निकलेगा, एफईसी पता होता है। सीओ क्या होगा, नेटवर्थ ऑल असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी मतलब रिजर्व्स, शेयर कैपिटल वगैरह को माइनस नहीं करते हैं, बट डिबेंचर वगैरह, लोन वगैरह उनको माइनस करते हैं। मे बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पीरियड 3 साल वाला, बट माइंड यू इंडेक्सेशन नहीं लगता है, इंडेक्सेशन नहीं लगेगा। और वैल्यू वाइल कैलकुलेटिंग द नेटवर्थ, अगर नॉन डिप्रिशिएबल एसेट है ओरिजिनल कॉस्ट और डिप्रिशिएबल एसेट है तो डब्ल्यूडीवी। एक बात बताइएगा, इस पे हमने क्वेश्चन किया था ये डब्ल्यूडीवी वाले पे, जो पेटेंट था जिसका डिप्रिसिएशन नहीं क्लेम था तो हमने उसका कंप्यूट किया था। प्लीज वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप प्लीज कर दीजिए। अभी तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। 50B में कोई डाउट, टैक्स रेट अंडर एलटीसीजी बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम एकदम तमीज से देखिएगा, जैसे मैंने क्लास में कराया था एकदम वैसे ही करना है। या तो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, या तो लॉन्ग टर्म होगा या तो शॉर्ट टर्म होगा। पहले शॉर्ट टर्म कर ले, बच्चों वाला है। अगर एसटीडी पेड है तो 15% अंडर सेक्शन 111A, वरना सीधा स्लैब नॉर्मल इनकम, ये था। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जिसपे एसटीडी पेड है तब तो 111A के अंदर 15%, बाकी जो थे वो नॉर्मल इनकम स्लैब। मजा है लॉन्ग टर्म में। अब लॉन्ग टर्म में भी दो होगा, या तो एसटीडी पेड है या एसटीडी पेड नहीं है। अगर एसटीडी पेड है तो 112A और एसटीडी पेड नहीं है तो 112। पहले मैं 112 करूं। हाँ जी, 112 में मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर आपने एसटीडी पे नहीं किया, स्टैंडर्ड क्या है, कॉमन क्या है, 20% विथ इंडेक्सेशन, यही पढ़ा था। 112 कॉम्पिटिशन में कितनी बार किया है, विथ इंडेक्सेशन कितना, 20%। बट इसमें दो स्पेशल केसेस हैं। अगर एक फॉरेनर या नॉन रेसिडेंट इंडिया के क्लोजली हेल्ड कंपनी में शेयर्स वगैरह परचेज कर रहा है तो वहां पे हमने कितना ले लिया था कंसेशनल रेट, 10% विदाउट इंडेक्सेशन। और अगर लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी है, कैसा शेयर है, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटी, जिसपे एसटीटी पेड नहीं है, देन बेटा आपके पास ऑप्शन था 10% विदाउट इंडेक्सेशन या 20% विद इंडेक्सेशन, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू यू। इसमें हमने क्वेश्चन भी कर लिया था। अगर बॉन्ड या डिबेंचर है, माइंड यू बॉन्ड पे कितना है, बॉन्ड वहां पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, सिंपल 10%। एट द सेम टाइम अगर कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, इन दैट सिनेरियो इंडेक्सेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए, अगर एलटीसीजी है, एसटीटी पे नहीं है तो 112, एसटीटी पे है तो 112A। अगर एसटीटी पे नहीं है मतलब 112 वाला, ये है मेरा स्टैंडर्ड। राजा बाबू कौन है, थर्ड वाला केस। अदर्स 20% विद इंडेक्सेशन, एग्जांपल लैंड वगैरह। अगर कोई अनलिस्टेड शेयर्स है या शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड या क्लोजली हेल्ड कंपनी बाय नॉन रेसिडेंट, ये बेसिकली फ्लिपकार्ट ओला के लिए था, हमने कंसेशन क्या दिया, 10% विदाउट इंडेक्सेशन। और जो लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी है या 0 कूपन बॉन्ड है, ऑप्शन है 10% विदाउट या 20% विद इंडेक्सेशन, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द असेसी। हाँ, इन केस ऑफ बॉन्ड अदर देन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड issued by the government or sovereign gold bond issued by RBI, no indexation। ठीक है, इन केस ऑफ बॉन्ड अदर देन दीज टू, यानी कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई वाला, यहां पे इंडेक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जितने भी बॉन्ड है वहां पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। सिंपल क्या ले लेंगे, 10% विदाउट इंडेक्सेशन। हाँ जी, पक्का। अच्छा,
एक अनलिस्टेड शेयर कहां जाएगा? इन तीनों में कहां जाएगा? वो सेकंड में तो जा नहीं सकता, सेकंड केवल नॉन रेसिडेंट के लिए। पहले में जा नहीं सकता क्योंकि वहां पे केवल लिस्टेड है, तो ये कहां जाएगा? कोई दिक्कत? ये वाला पॉइंट एकदम क्लियर है? मैं और करा दूं इसको 112 को, और 112 के 3 पार्ट जहां पे एसटीडी पे नहीं है। 20% विद इंडेक्सेशन, गोल्ड, ज्वेलरी, अनलिस्टेड शेयर्स। अगर फॉरेनर्स इन्वॉल्व है, अनलिस्टेड शेयर्स है, तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन। और अगर लिस्टेड शेयर्स वगैरह है तो ऑप्शन मिल जाएगा 10% विदाउट या 20% विद इंडेक्सेशन, विच इज मोर बेनिफिशियल। बॉन्ड में बाबू 10% लगा देना सिंधा विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है, ये है जिसको हमने बहुत अच्छे से करा था, बहुत टाइम देकर। करें इसको? मैं पहले बोल देता हूं पूरी बातें, फिर हम लोग रीड कर लेंगे। 112A वो जगह जहां पे एसटीडी पेड है, तो 112A लगता है स्पेसिफाइड एलटीसीए पे। स्पेसिफाइड एलटीसीए मतलब लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी वाले, जहां पे एसटीडी एक्विजिशन एंड ट्रांसफर दोनों समय पेड हो, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट वगैरह। इसमें एसटीडी पे होना चाहिए केवल एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। 112A कब से लगना स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 18 से। माइंड यू इंपॉर्टेंट है ये सब। स्टार्ट कब वो लगना? 1 अप्रैल 18 से। उसके पहले क्या था? 10 क्लॉज 38 में माफ था। अब आपसे ये टैक्सेबल कर दिया गया, तो आपसे कुछ छीना गया, बदले में क्या किया गया? कुछ लॉलीपॉप दिए गए। लॉलीपॉप 3 या 4 है। सुनिए कैसे क्या क्या लॉलीपॉप है। एक तो टैक्सेबल किया गया, पहले जो एग्जाम था बाद में टैक्सेबल हो गया। कब से? 1/4/18 से। पहला लॉलीपॉप था अप टू 1 लाख नहीं टैक्स करेंगे, एक्सेस को टैक्स करेंगे। किस रेट पे? 10%, और 10% विदाउट इंडेक्सेशन। कोई दिक्कत? तो कितने लॉलीपॉप हो गए? 2 लॉलीपॉप। क्या क्या? 1 लाख के ऊपर वालों को टैक्स किया जा रहा है, 1 लाख तक माफ, या नहीं छोटे वाले सबको माफ कर दिया गया। रेट भी कम वाला है, 10% वाला। 2 लॉलीपॉप। और तीसरा लॉलीपॉप जो सबसे जबरदस्त लॉलीपॉप था, वो ये था कि 31 जनवरी तक के जितने भी कैपिटल गेन है उन सबको एग्जाम करना है। पक्का? अच्छा बताओ, अगर मैंने 31 मार्च 18 को ट्रांसफर किया, क्या करूंगा मैं? हाँ 18, 31 मार्च 18 एग्जाम है ना, क्योंकि 112 कब से लगेगा? 1/4/18 से। अब मुद्दा यह है कि अगर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/18 ट्रांसफर हो रहा है, तो भैया मैंने बोला था ना 3 लॉलीपॉप है, अप टू 1 लाख माफ, एक्सेस पे टैक्स लगेगा 10%, और 31 जनवरी 18 तक के जितने भी गेन थे वो सब माफ करने हैं। और ये माफ करने का तरीका मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कॉस्ट अजीब सा है इसका। कॉस्ट क्या है? याद कीजिए, अगर 1/4/18 के बाद ट्रांसफर हो रहा है स्पेसिफाइड एलटीसी, कॉस्ट क्या होगा? हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड एफएमवी और सेल प्राइस विच इज लोअर। याद है? एफएमवी और सेल प्राइस विच इज लोअर। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि एफएमवी के कारण लॉस ना हो जाए। एक हम इलस्ट्रेशन बना किया था, आइए देखते हैं और समझ में आएगा। एलटीसीजी वेयर एसटीडी इज पेड एप्लीकेबल ऑन स्पेसिफाइड एलटीसीए। कौन कौन है? इक्विटी शेयर एसटीडी मस्ट बी पेड बोथ एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज द टाइम ऑफ ट्रांसफर। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या बिजनेस ट्रस्ट, यहां पे केवल पे होना चाहिए कब? ट्रांसफर। हालांकि मैं बता रहा हूं इतना डीप में इंस्टीट्यूट नहीं जाता है, बट फिर भी सुनिएगा। 1/4/18। अब इसके पहले तक माइंड यू, इफ एलटीसीए इज ट्रांसफर्ड अप टू 31 मार्च एग्जाम्प्ट होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/18। बाबू ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 क्लोज 38 छीन लिया गया, और क्या गया? 112A। लॉलीपॉप क्या क्या मिलेगा? देखिए, एलटीसीजी इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%, पहला लॉलीपॉप विदाउट इंडेक्सेशन ऑन एलटीसीजी एक्सीडिंग 1 लाख, यानी दूसरा लॉलीपॉप। और तीसरा लॉलीपॉप ये है, इफ सेक्शन 112 इज एप्लीकेबल दैट इज एलटीसी इज ट्रांसफर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/18, एनी कैपिटल गेन अक्रूइंग अप टू 31 जनवरी 18 शैल बी एग्जाम्ड। और ये सब इलस्ट्रेशन छोड़िए, ये हमारा मेन पॉइंट।
सीओ क्या होगा, दो हाथ, एक हाथ में कॉस्ट, दूसरे हाथ में एफएमवी और सेल प्राइस विच इज लोअर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि एफएमवी के कारण लॉस ना आ जाए। इसको हमने तमीज से कर करा के इंस्टीट्यूट के जितने भी इलस्ट्रेशन थे वो सब करा दिए थे। और ये देखो लॉलीपॉप वाली बात थी, आपसे 1038 छीना गया तो 3 लॉलीपॉप, एग्जाम 31/3/18, ट्रांसफर एलटीसीजी एग्जाम अप टू 1 लाख, कैपिटल गेन अक्रूइंग अप टू 31/1/18 एग्जाम, और रेट भी कितना है 10% विदाउट इंडेक्सेशन। ये पढ़िए, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, जिनको ये सेक्शन नहीं पढ़ा जिन्होंने, तो भैया इसका हम लोगों ने आई थिंक यूट्यूब पे डाला भी हुआ है बहुत पहले, आई थिंक 1 साल पहले डाला हुआ है। डन, आगे देखिए सर, अंतर और सिमिलैरिटी क्या है 112 और 112A में। तो मजे की बात क्या है, सबसे मेन सिमिलैरिटी है कि भैया 80C to 80U का डिडक्शन दोनों से नहीं मिलता है। दूसरा, जो डेफिशिएंसी इन द बेसिक एग्जामिशन है वो दोनों से एडजस्ट हो जाता है रेसिडेंट को। और तीसरा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का तरीका सेम है। अब ये जो मैंने 3 बातें बोली, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट ये दोनों अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम या कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के लिए। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, डेफिशिएंसी ऑफ बेसिक एग्जामिशन अलाउड टू बी एडजस्टेड। बाबू ये याद है ना, ये 112, 111A ये सब से अलाउ हो जाता है, बट कैजुअल इनकम से अलाउ नहीं होता है। ये क्या है, मेरा नॉर्मल इनकम, डेफिशिएंसी क्या होता है, डेफिशिएंसी नॉर्मल इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जामिशन, सेट ऑफ सेम है। डिसिमिलैरिटी, यहां पे इंडेक्सेशन नहीं है, और 112 में इंडेक्सेशन होता है। और रिबेट, ये एक अकेला पॉइंट है जहां पे रिबेट 87 है, इसका माइनस नहीं होता है। उसके लिए भी मैंने आपको इलस्ट्रेशन करवा दिए थे, ठीक है, आप देख लेना। हमने एसटीसीजी कर लिया था, हाँ जी, चलिए। बहुत पहले जब हम लोग अदर सोर्स कर रहे थे, मैं अदर सोर्स में पॉइंट छुड़वा देता हूं, 222C याद है, एक बार कर ले 222C, रिवाइज कर लेते हैं, डोंट वरी। देखिए, अगर मैं एक कंपनी हूं, ध्यान सुनिएगा, मैं कंपनी हूं और मेरा लिक्विडेशन हो रहा है, तो मैं अपने असेट्स बांटूंगा। तो सरकार बोलता है कि लिक्विडेशन के टाइम पे जो असेट बटेगा वो 46 के अंदर माफ हो जाएगा, मतलब टैक्स देने की जरूरत नहीं है कंपनी को, कोई दिक्कत। तो लिक्विडेशन के टाइम पे जो असेट डिस्ट्रीब्यूट होगा उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो ये असेट डिस्ट्रीब्यूट होगा आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल द लायबिलिटीज होगा। अब शेयर होल्डर को कुछ पैसे मिल गए या कुछ असेट मिल गया, अब शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो, देखिए तेज में करेंगे। एक कंपनी है, वो शेयर होल्डर को असेट डिस्ट्रीब्यूट करेगी ऑन लिक्विडेशन, यहां पे सीजी नहीं लगेगा। अब इसके पास मानो रिसीट आ गया, सरकार ने इसे टैक्स मांगा, ये क्या बोलेगा शेयर होल्डर, सर जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है इसका 2 हिस्सा बनेगा, शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये तो डीम्ड डिविडेंड है, हां जी, कौन सा, अंडर सेक्शन 222C एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंपनी जो ये असेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल द लायबिलिटीज इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब मानो 100 रुपए मिला और डीम्ड डिविडेंड का जो पोर्शन था वो 60 रुपए था, तो ये जो बैलेंस मिल रहा है 40 रुपए, ये क्या है, दिस इज डीम्ड सेल प्राइस ऑफ द शेयर्स। क्योंकि एक बार जब असेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये जो शेयर होल्डर के हाथ में जो भी शेयर उसका कोई वैल्यू बचा, तो इसमें क्या बोलेंगे, डीम्ड सेल प्राइस माइनस सीओ ऑफ शेयर्स। याद हमने कराया था, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स डीम्ड डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सुनिएगा, एक कंपनी है, टोटल असेट भाई का 60 लाख है, आफ्टर पेइंग ऑल लायबिलिटी इंक्लूडिंग डीटी, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 20 लाख है। अब ये जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा असेट ऑन लिक्विडेशन, टैक्स नहीं लगेगा।
राम को मानो 10%, कितना पैसा मिलेगा? सर टोटल से 60 लाख है तो कितना मिला? 6 लाख। अब ये 6 लाख में सरकार से टैक्स मांग रहा है तो क्या बोलेगा? एक्यूमुलेट प्रॉफिट कंपनी का 20 लाख था तो 10% कितना हो गया? 2 लाख। ये तो एग्जाम्प्ट हो गया 10 + 34 में डिविडेंड। जो बचा 4 लाख वो डीम्ड सेल प्राइस ऑफ द शेयर्स बनेंगे। सीओ ऑफ शेयर्स 1.1 लाख है, ये आपका कैपिटल गेन होगा। समझ में आएगी नहीं? ये हमने कराया था डिटेल में, वही पॉइंट यहां पे पूरा एक्सप्लेन किया गया तमीज से। इसी को और डिटेल में हम ले गए। ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी क्या करेगी? सारी लायबिलिटी पे करेगी इंक्लूडिंग टैक्स लायबिलिटी एंड डीटी। जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल एसेट होगा और जो एक्यूमुलेट प्रॉफिट होगा, ये दोनों निकाल लीजिए। नो कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफर, लिक्विडेशन के टाइम पे कैपिटल गेन नहीं लगता है। और शेयर होल्डर को जो पैसा मिल रहा है उसका 2 हिस्सा डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड कौन सा है? एक्यूमुलेट प्रॉफिट का हिस्सा। और जो बैलेंस बच गया वो क्या है? फुल वैल्यू कंसिडरेशन शेयर का। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वसुमती वाला, याद है? अदर सोर्स में था, ठीक है। बाकी जिन बस क्वेश्चन है उनको पता होगा, बाकी हम लोग क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 47। सर ये क्या बोलता है? टेक्निकली ट्रांसफर का मतलब क्या था? टेक्निकली मेरा कैपिटल सेट ना रहा, बट ऐसे कई सारे केस हैं जहां पे मेरा कैपिटल सेट ना रहा, बट फिर भी गवर्नमेंट बोलता है कि हम इसको टैक्स नहीं करेंगे। बेसिकली गवर्नमेंट इन चीजों को क्या करता है? प्रमोट। फॉर एग्जांपल, अगर अमेलगेमेशन मर्जर डिमर्जर, कोई भी अमेलगेमेशन मर्जर डिमर्जर, ये कब होता है? या तो ग्रोथ के लिए या सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट प्रमोट करता है कि नहीं? तो जो अमेलगेमेशन मर्जर डिमर्जर है ये सब टैक्स न्यूट्रल होते हैं। इसमें कोई भी कैपिटल गेन का प्रोविजन नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड जो नया कंपनी है ना वो इंडियन कंपनी हो। कैसा कंपनी हो? नया कंपनी, इंडियन कंपनी। कोई दिक्कत? यानी वोडा आइडिया जब मर्ज हुआ होगा तो सेक्शन 47 के कारण कैपिटल गेन नहीं लगा होगा। इसी के साथ अगर मानो मेरे पास पुरानी कंपनी का शेयर है, अब मेरी कंपनी किसी के साथ मर्ज हो गई, अब मुझे नई कंपनी का शेयर मिल गया, तो क्या इसको कैपिटल गेन मान लेंगे? इसको भी नहीं मानेंगे। जो भी कन्वर्जन होता है प्रोप्राइटरी टू कंपनी, फॉर्म टू कंपनी या कुछ प्राइवेट कंपनी वगैरह टू एलएलपी, अब ये कन्वर्जन भी टैक्स न्यूट्रल होगा, प्रोवाइडेड क्या बताया था मैंने? पुराने जो मालिक थे, ओनर थे, नई एंटिटी में 5 साल तक के लिए 50% होल्ड करें। याद है? सो अमेलगेमेशन, मर्जर, डिमर्जर, ये सब टैक्स न्यूट्रल होता है। तो टेक्निकली जब वोडा और आइडिया आपस में मर्ज होके वोडा आइडिया बने, जब टेक्निकली हुआ होगा, तो भैया ये ट्रांसफर तो है ही ना, वोडा का एसेट वोडा करना रहा, एक नई एंटिटी का हो गया। बट सरकार टैक्स न्यूट्रल रख रहा है, सेक्शन 47 में इसको टैक्स नहीं लगा रहा है। बट कंडीशन क्या है? नई कंपनी इंडियन हो। रिसीविंग शेयर्स ऑफ एमलगेमेटेड कंपनी इन ल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द एमलगेमेटिंग कंपनी, नई कंपनी का शेयर मिल रहा है, क्यों? पुरानी कंपनी के शेयर के बदले। कन्वर्जन, प्रोप्राइटरी टू कंपनी, फर्म टू कंपनी या कंपनी टू एलएलपी, ओल्डर ओनर मस्ट ओन 50% ऑफ द न्यू एंटिटी फॉर एटलीस्ट 5 years। अगर एक 100% होल्डिंग सब्सिडी है, आपस में ट्रांसफर हो रहा है, तो भी 100% कैसा है? 100%, उसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड एक कंडीशन क्या है? नहीं 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 नहीं, जो रिसीविंग कंपनी वो इंडिया में हो। ट्रांसफर ऑफ बिटवीन 100% होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी, प्रोवाइडेड रिसीविंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। अगेन कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस इनटू इक्विटी या डेट रिस्ट्रक्चरिंग, बाबू ये सब समझाया गया था, वोडाफोन वगैरह का एग्जांपल लेके, वीडियोकॉन का एग्जांपल लेके, इन सब पे टैक्स नहीं लगता है। ट्रांसफर ऑफ, ये भी मस्ट पॉइंट था कि एक नॉन रेजिडेंट को बेच रहा है, सरकार बोलता है ठीक तो है, गवर्नमेंट ने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड निकाल दिया या सॉवरेन बॉन्ड निकाल दिया, पैसा आ गया फॉरेन करेंसी में, जब भी रीडिंग करना तो कैसे करना है? रुपीज में। अब एक नॉन रेजिडेंट को बेच रहा है इंडिया से बाहर, तो सरकार ने बोला वैसे तो टैक्स होगा क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इशू कर रही है, अक्रू अराइज सोर्स इंडिया में है। सरकार ने बोला छोड़ना, फॉरेन करेंसी आई गया, नॉन रेजिडेंट को बेच रहा है, मैं टैक्स नहीं लूंगा। ट्रांसफर ऑफ रुपी बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड या सॉवरेन बॉन्ड ऑफ आरबीआई आउटसाइड इंडिया बाय एनआर टू अनदर एनआर। इसलिए और भी कई सारे थे, जैसे
गिफ्ट प्रायर टू 11019 आपको बताया 56 to 10 और 11019 से आया। वैसे तो 56 to 10 अभी आया है, पहले सेक्शन कोई और था 56 to 7 था, बट छोड़ी उतना डीप नहीं जाना है। पार्टीशन ऑफ एच्योर, भाई घर का बंटवारा हो रहा है, वसीयत के थ्रू विल इनहेरिटेंस, पप्पा का बिजनेस बेटे को मिल रहा है, टैक्स लगा दोगे? नहीं लगाओगे। रिडम्पशन ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं लगाते हैं। रिवर्स मॉर्गेज में अलग से पढ़ाऊंगा क्या होता है। एंड यानी म्यूजियम वगैरह को भी बेचने पे नहीं लगता टैक्स। मुद्दा है कि सर अगर सेक्शन 47 लग गया तो क्या होगा। मैंने क्या बोला था, सेक्शन 47 को कैसे मानना है? पास थ्रू इवेंट। कैसा इवेंट? पास थ्रू। मैंने बोला था एक नल खोलिए, नल टैप पानी का, और बीच में छन्नी लगा दिए चाय वाला, वो छन्नी क्या पानी को रोकेगा? नहीं। सेक्शन 47 भी वैसा ही है। इसका मतलब हुआ अगर मानो एक बंदे ने दूसरे को दिया 47 के अंदर और ये अब आगे बेच रहा है, तो एफईसी तो कॉस्ट किसका लूं मैं, इसका या पुराने वाले का? पुराने वाले का। होल्डिंग पीरियड पुराने वाले का। सीवाई पुराना नया दोनों का। सीवाई देखिए टैक्स ट्रीटमेंट, अगर असेट है 100 रुपए का, ट्रांसफर हो रहा है 47 में, एफएमवीए 175, बाबू मैटर नहीं करता है, क्यों? 47 है, नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन, पास थ्रू इवेंट, नो टैक्स बैरियर। यानी जर्नी पूरा हुआ क्या? जर्नी ऑफ एन एसेट कैसे पूरा होता है? या तो पैसा पे करो या टैक्स पे करो। तो चूंकि यहां पे टैक्स का बाउंड्री है ही नहीं, जब असेट सोल्ड होगा टैक्स लगेगा। एफईसी तो ओके, सीओ किसका लेंगे? पुराने वाले का। होल्डिंग पीरियड पुराने वाले का, और सीवाई दोनों का। कोई दिक्कत? अच्छा माइंड यू प्रीवियस ओनर का एक चीज नहीं लेंगे क्या? क्लास में कराया गया है, प्रीवियस ओनर का एक चीज है जो हम लोग नहीं लेते हैं। नहीं, एक्सपेंस लेते हैं। एडवांस फॉरफिटेड, एडवांस फॉरफिटेड ऑफ द प्रीवियस ओनर इज नॉट कंसिडर्ड। याद है ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, हम लोगों ने कर लिया था। अगेन बाबू ये सब चार्ट, ये सब आपको देख रहे हो कितना बड़े, इस पूरे प्रेजेंटेशन में एक ही दिक्कत है, बस एक लाइन नहीं है, नहीं तो एकदम प्रॉपर है, नोट वगैरह दिया हुआ है, ये सब क्लास में सॉल्व कराया गया है। अगर आपने नहीं किया है बाबू एक बार कर लेना प्लीज। रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है ये छोड़ो, हम लोग मेन इस पे आते हैं। जनरली जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो अपना घर ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे? घर ट्रांसफर बैंक वगैरह को। अब ये जो ट्रांसफर होगा सेक्शन 47 में टैक्स नहीं लेगा, बैंक इंस्टॉलमेंट देगा, क्वार्टरली होता है नॉर्मली। अभी जब इंस्टॉलमेंट आएगा 10 क्लॉज 43 में ये भी माफ रहेगा, कोई दिक्कत? सो इंडिविजुअल जनरली सीनियर सिटीजन ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी अंडर रिवर्स मॉर्गेज सेक्शन 47 नो सीजी। बैंक जब इंस्टॉलमेंट देगा 10 क्लॉज 43 में माफ। जब डेथ हो जाएगा सीसी का या मैच्योरिटी पे, या तो बैंक को आप पूरा पैसा दे दो जो बैंक का बनता है, वो असेट रिलीज कर देगा। मानिए डेथ हो गया, अब बैंक ना पहले लीगल एड से मांगेगा कि आप पैसे दे के अपना घर ले जाओ। अगर लीगल एड पे कर दे ओके, अगर लीगल एड पे नहीं करे तो बैंक इस असेट को बेचेगा। बताओ जब बैंक इस असेट को बेचेगा अब कैपिटल गेन आएगा कि नहीं? पक्का। इसको हम बोलते हैं एलियनेशन। क्या बोलते हैं? एलियनेशन। तो जब इंडिविजुअल बैंक को दे रहा है वहां पे सेक्शन 47 के कारण कैपिटल गेन नहीं, बट बैंक जब आगे बेचेगा तो कैपिटल गेन आ जाएगा। तो जो पैसे आएंगे प्रोसीड्स आएंगे, पहले कैपिटल गेन एडजस्ट हो जाएगा, कैपिटल गेन पे टैक्स। दूसरा, बैंक अपने पैसे रख लेगा और जो बचा खुचा चिल्लड़ किसको दे देगा? लीगल एयर को। ऑन द डेट ऑफ द सीसी, इफ लीगल एयर पेज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट टू बैंक, बैंक शैल रिलीज द प्रॉपर्टी टू देम। बैंक प्रॉपर्टी दे देगा। और अगर लीगल एयर फेल कर रहा है प्रिंसिपल या इंटरेस्ट को वापस करने के लिए, बैंक शैल सेल द प्रॉपर्टी एंड सीजी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द सेल बाय द बैंक। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ सकते हैं? बैंक शैल पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, रिटेन द प्रिंसिपल एंड सिंपल। एडवांस मनी फॉरफिटेड। अब एडवांस मनी फॉरफिटेड आपको मैंने बताया था कौन सा दिन था जब से चेंज हुआ ये? 1/4/2014 से
विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2014 अगर एडवांस फॉरफिट हुआ अदर सोर्स में टैक्सेबल, बट अगर फॉरफीचर हुआ प्रायर टू 1/4/14 तो कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट हुआ होगा। प्रायर टू 1/4/14 अगर फॉरफिट हुआ है, टैक्स ट्रीटमेंट उस साल हुआ होगा, ईयर ऑफ फॉरफीचर में नहीं। कब होगा? जब इसको बेचा जाएगा तो सीओ में से रिड्यूस कर देंगे। याद है मैंने तो आपको लॉजिक भी दिया था ना, इसीलिए तो ये प्रोविजन चेंज हुआ। सपोज 2012 में पैसा फंस गया, पैसा क्या होगा मतलब फॉरफिट कर लिया गया। अब 2012 में कोई टैक्स ट्रीटमेंट हुआ नहीं। 2022 में अगर बेचा जाए उसी प्रॉपर्टी को तो क्या होगा? एफईसी माइनस सीओए, और सीओए में से रिड्यूस कर देंगे एडवांस मनी फॉरफिटेड, रिकवरी ऑफ कॉस्ट। याद है? विद इफेक्ट फ्रॉम HR 14 अमाउंट फॉरफिटेड शैल बी ट्रीटेड एज अदर सोर्स, और प्रायर टू अमाउंट फॉरफिटेड शैल बी रिड्यूस फ्रॉम सीओए दैट इज कंसिडर्ड एज रिकवरी ऑफ कॉस्ट। कब? कब? इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, यानी नो टैक्स इंप्लीकेशन इन द ईयर ऑफ फॉरफीचर, रादर सीओ इज रिड्यूस इन द ईयर ऑफ फर्दर ट्रांसफर ऑफ असेट। और मानो अगर असेट बेचा ही नहीं गया तो, मानो मैंने फॉरफिट कर लिया 2012 में और फिर वो असेट को मैंने बेचा ही नहीं, तो टैक्स लगेगा ही नहीं। अगर 100 साल बाद तो 100 साल बाद, समझ लो ना बाबू। ये क्वेश्चन एक था बहुत धाकड़, राकेश वाला, इतना लंबा चौड़ा। इसमें बस एक ये पॉइंट है, प्रीवियस ओनर का फॉरफीचर को हम डिडक्ट नहीं करते हैं, कोई दिक्कत। बाकी मैं आप देख रहे हो ये सब एकदम तमीज से बनाया गया है क्लास में, एंड ये सब नोट लिखना पड़ता है बाबू। अगर आप देखोगे नोट का लेंथ, हम लोगों ने क्या क्लास में बहुत लंबा लंबा लिखा था। क्या आईसीआई की स्टडी मैट में जो नोट लिखा हुआ है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर आप कालिदास हो तो अलग बात है, मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूं, बट अगर आप एक आम इंसान हो तो 10 पेज का नोट लिख दोगे तो नोट बाबू इतना ही बड़ा होना चाहिए, 2 से 3 लाइन का, दैट्स इट। आगे बढ़े। अब ये ओके, ये रिपीटेशन हो गया, ये पेज का कोई मतलब नहीं बनता है। अगला डिविडेंड स्ट्रिपिंग। सर ये क्या था? सुनिए, अगर रिकॉर्ड डेट क्या होता है? जिस दिन जो होल्डर होगा उसको डिविडेंड मिलेगा। रिकॉर्ड डेट की 3 मंथ्स बिफोर, याद कीजिए 3 मंथ्स बिफोर आपने यूनिट परचेज किया या सिक्योरिटी परचेज किया, आपने रिकॉर्ड डेट पे डिविडेंड ले लिया और वो डिविडेंड 10 क्लॉज 34 में माफ हो गया। उसके बाद रिकॉर्ड डेट के 3 मंथ्स बाद आपने सिक्योरिटी बेच दिया, या 9 मंथ्स के अंदर यूनिट बेच दिया, चांसेस है कि नहीं कि आपको लॉस हो जाए? क्योंकि जब आपने खरीदा 3 मंथ के अंदर खरीदा तो उसमें शेयर बढ़ रहा था ड्यू टू डिविडेंड, और आपने बेचा कब? डिविडेंड देने के बाद, तो चांसेस की लॉस हो जाए। सरकार बोलता है ये जो शॉर्ट टर्म लॉस होगा हम कितने तक अलाउ नहीं करेंगे, जितना आपने डिविडेंड का एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया। देखो क्या है, देखो स्ट्रिपिंग मतलब आपसे छीनना। क्या होता है? छीनना। 3 मंथ पहले, मतलब अगर रिकॉर्ड डेट है 3 मंथ बिफोर, यूनिट या सिक्योरिटी, ये भी इग्नोर कर दो, परचेज हुआ, डिविडेंड मिला, माने कितना मिला? 20 रुपया, और आपने परचेज कितने में किया था? 100 में, एग्जाम्प्ट हो गया। आपने 3 महीने के अंदर सिक्योरिटी बेचा या 9 मंथ के अंदर यूनिट बेचा 70 रुपए में, लॉस कितना हुआ आपको? 30। सरकार बोलता है लॉस तो हुआ बट 20 रुपए का फायदा भी तो कमा गए। क्या आप जेन्युइन इन्वेस्टर थे? आप जेन्युइन इन्वेस्टर नहीं थे, आपका मोटिव ही था डिविडेंड कमाने का, तो डिविडेंड का माफी ले लिया, तो भैया लॉस किस बात का? तो टू द एक्सटेंट ऑफ द डिविडेंड विच हैज बीन एग्जेम्प्टेड, हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को कम कर देंगे। नॉर्मली देयर विल बी एसटीसीएल, नॉर्मली जरूरी नहीं है, बट अगर एसटीसीएल हो गया ऑन सच सेल, नाउ दिस लॉस शैल नॉट बी अलाउड, इंपॉर्टेंट है, टू द एक्सटेंट डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34। 30 का लॉस था, 20 माफ हो गया था, तो 10 अलाउ हो गया, बाकी 20 अलाउ नहीं हुआ। अगेन हमेशा की हमने इलस्ट्रेशन कराया था, हम देख लेंगे। अच्छा ये क्या था मैं बताता हूं, आपको याद आ रहा होगा। ये डेप्रिशिएबल एसेट का था। क्या था? डेप्रिशिएबल एसेट।
बाबू जो मैं अभी बोलने वाला हूं वो पीजीपीबी में भी बोला जाता है, मैं फिर भी दोबारा बोलता हूं। डेप्रिसिएशन कब निकलता है? डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 का, जब वैल्यू ऑफ ब्लॉक हो प्लस ब्लॉक एग्जिस्ट फिजिकली हो। याद है? अगर मानिए ब्लॉक ही नहीं है या ब्लॉक में वैल्यू नहीं है तो क्या आता है? एसटीसीजी या एसटीसीएल अंडर सेक्शन 50, अंडर सेक्शन 50। उसी पे ये क्वेश्चन था। In case of depreciable asset, STCG, STCL under section 50 arises only if either the entire block is sold or the value of the asset is being sold is higher than the value of the block. तो मैं सिंपल बोलता हूं, डेप्रिशिएबल एसेट का क्या करना होता है? डेप्रिशिएबल एसेट का अगर ब्लॉक है फिजिकली भी और वैल्यू भी है तब तो सेक्शन 32 के अंदर वो पीजीबी का पार्ट है, कैपिटल गेन नहीं आएगा। कैपिटल गेन कब आएगा? जब या तो पूरा का पूरा ब्लॉक फिजिकली बिक गया या ब्लॉक फिजिकली है बट ब्लॉक में वैल्यू नहीं बचा। ये कब होगा? जब ब्लॉक का सेल वैल्यू ज्यादा है पूरे ब्लॉक के वैल्यू से। ये हम लोग पीजीबीबी में डेप्रिसिएशन में और डिटेल में करते हैं, तो वहां पे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये ना एक्चुअली ये आईसीआई का ही क्वेश्चन है। तो ए, बी और सी ये हमने किया था क्लास में। लास्ट टॉपिक हमारे कैपिटल गेन का एंड बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट में से सेक्शन 54 सीरीज। ठीक है, मैं करूं? चलो एकदम ध्यान से। सेक्शन 54 सीरीज में मोटा मोटा 3 चीजों पे ध्यान देना है। एग्जम्पशन, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे डाल के यूज नहीं किया या मिसयूज किया, और जो नया एसेट खरीदा अगर विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर बेच दिया। 3 पॉइंट था असली। सेक्शन 54 बोलता है कि एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने बेचा, लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने खरीदा। अब बेच के कितने दिन के अंदर खरीदना है? तो सरकार ने बोला जिस दिन बेचा 1 साल पहले खरीद लीजिए या 2 साल बाद खरीद लीजिए या 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करा लीजिए। कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम एक्स्ट्रा मिला, तो 1 साल पहले, 2 साल बाद या 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन। अगर आप ऐसा करते हो तो जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे नए वाले में उतना एलटीसीजी हम माफ कर देंगे। ये पढ़ाया गया था। अब अगर मानिए 3 साल या 2 साल का टाइम मिल रहा है और रिटर्न का डेट आ गया, तो या तो रिटर्न की डेट तक इन्वेस्ट कर दीजिए या अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हो तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दीजिए। और अगर आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे डाल के उसका यूज नहीं किया या मिसयूज कर दिया तो जितना एलटीसीजी माफी लिया था उतना टैक्सेबल हो जाएगा। और जो नया एसेट खरीदो कितने साल होल्ड करना है? 3 साल। अगर 3 साल के अंदर बेच दिया तो विड्रॉवल ऑफ एग्जेम्पशन बाय वे ऑफ रिडक्शन फ्रॉम सीओए होता है। ये सब याद आ रहा है कि उड़ गया? आराम से करते हैं जैसा कि मैंने क्लास में किया था। 54 को हम ज्यादा टाइम देंगे ताकि इससे कॉन्सेप्ट एकदम सही हो जाए। लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर, लॉन्ग टर्म एलटीसी आ जाएगा। 20% लगेगा किस पे? 112 के अंदर। यूज इट टू अक्वायर न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो एलटीसीजी एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 54 में। कैसे करना है? मेरा ईयर कौन सा है? 1419 से 31 मार्च 20। ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर किया लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, 1 साल पहले परचेज या 2 साल बाद परचेज या 3 साल बाद कंस्ट्रक्शन। अब बीच में रिटर्न का डेट आ जाएगा। अब ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक या तो आप इन्वेस्ट कर लीजिए या डिपॉजिट कर लीजिए इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। शैल बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इफ मिसयूज और अनयूटिलाइज्ड, LTCG exempted earlier shall be taxable as LTCG in the year of misuse or in the previous year when the due date of investment ends. क्या ये समरी याद है? सारा खेल रोध होके इसी पे आता है। 3 चीज करना है, 1, 2 एंड 3। सेक्शन 54 हम डील कर रहे हैं। कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा भैया? 100% इन्वेस्टमेंट मेड। मैक्सिमम कितना? LTCG। कब तक करना पड़ेगा आपको? प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न
और डिपॉजिट इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। आपने यूज नहीं किया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का या मिसयूज किया, सिंपली टैक्स द एग्जम्पशन क्लेम्ड अर्लियर एज एलटीसीजी। और जो आपने नया खरीदा कितने दिन रखना है? 3 साल। और आपने 3 साल के अंदर बेच दिया तो रिड्यूस द एग्जम्पशन क्लेम्ड अर्लियर फ्रॉम द सीओए ऑफ न्यू एसेट। तो एफईसी माइनस सीओए। अब सीओए को हम कर देंगे, कम करेंगे तो मेरा कैपिटल गेन क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े। सेक्शन 54B। अब सुनिए, मैं काम करूं, चलो मैं फिर मैं पहले पूरा सेक्शन बोल देता हूं, फिर हम लोग रीड करेंगे। सेक्शन 54B डील करता है एग्रीकल्चर लैंड से। कौन से लैंड से? रूरल या अर्बन? अर्बन। सर रूरल पे तो ये सब पंगा लगेगा ही नहीं। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो कम से कम 2 साल तक यूज हो रहा हो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। ना कम से कम कितने साल तक यूज हो रहा हो एग्रीकल्चर के लिए? 2 साल से यूज हो रहा हो। अगर ऐसा एग्रीकल्चर लैंड बेचा जा रहा है, सरकार बताए 2 साल के अंदर नया खरीद लीजिए। कितने साल के अंदर खरीद लीजिए? 2 साल के अंदर। अगर आप खरीद लेते हो तो जितना खरीदेंगे उतना एलटीसीजी माफ कर देंगे। ये 54 के जैसा है। 54 में भी जितना एलटीसीजी आप इन्वेस्ट करोगे उतना माफी, यहां भी जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना नए वाले में माफी। अगर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक आप नहीं कर पा रहे हो तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दीजिए। और अगर आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे डाल के यूज ना या मिसयूज कर दिया, इन दैट सिनेरियो जितना माफी लिया था उतना ही टैक्स हो जाएगा, पक्का। और जो नया एक्वायर किया 3 साल तो होल्ड करना है। अगर 3 साल के अंदर बेच दिया तो क्या होगा? तो जब भी बेचोगे 3 साल के अंदर तो जो सीओए था उसको रिड्यूस कर लेंगे बाय वे ऑफ जितना एग्जम्पशन क्लेम किया था, पक्का। यानी मैं बोल सकता हूं कि सर 54 और 54B तो सेम है। डन है या नहीं है? डन है। बट इसमें एक पॉइंट था, आइए बुक से देखते हैं। बाबू वही देखो, डायग्राम देखो ना कितना बढ़िया है। ये मेरा ईयर है, बीच में लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लैंड, बेसिकली 2 साल वाला यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेज T2 में एलटीसी शैल बी एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 54B। न्यू लैंड शुड बी रिटेन फॉर कितने साल? 3 साल। अब मैंने देखो सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड अगर रूरल है तो कैपिटल एसेट की बात ही नहीं होगी, कैपिटल गेन है ही नहीं। बट ऐसा प्रिज्यूम नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में बोले नहीं। अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, एलटीसी शैल बी कंप्यूटेड, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B इज अलाउड इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टमेंट इफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड इज परचेज विद इन 2 years इन माइंड यू। नया वाला अर्बन में भी खरीद सकते हो, रूरल में भी खरीद सकते हो। अगर नया जो खरीदा 3 साल के अंदर ट्रांसफर किया और वो नया जो खरीदा था ना वो रूरल में खरीदा था तो कोई विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन नहीं होगा। देखो अगर रूरल बेचोगे तब तो 54 वगैरह की बात ही नहीं होगी। अर्बन बेचोगे तो कैपिटल गेन आएगा, 54 का एग्जम्पशन मिल जाएगा। 54 का एग्जम्पशन कब मिलेगा? आप चाहो तो रूरल खरीद लो या अर्बन। अर्बन अगर 3 साल के अंदर बिक गया, सॉरी रूरल अगर 3 साल के अंदर बिक गया रूरल तो कोई विड्रॉल नहीं होगा। बट अगर अर्बन बिक गया 3 साल के अंदर तो विड्रॉल हो जाएगा। सो अगर न्यू एग्रीकल्चर लैंड रूरल वाला है, नो टैक्स ट्रीटमेंट, नो विड्रॉल। बट अगर अर्बन में है, विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन बाय रिड्यूसिंग इट फ्रॉम सीओए ऑफ द न्यू अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये डायग्राम क्या एकदम क्लियर है? ये 3 सबसे मस्त तो पहला ही वाला है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ओके कुछ कर रही नहीं है। बट अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचा गया विद इन 2 years, आपने रूरल खरीद लिया, एग्जम्पशन मिल जाएगा। 3 साल के अंदर बेच दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं है रूरल। बट अर्बन को बेचा और अर्बन को खरीदा 2 साल के अंदर, एग्जम्पशन मिल गया। और ये अगर 3 साल के अंदर अगर आपने बेच दिया तो विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन रिड्यूस फ्रॉम सीओए ऑफ द न्यू अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। की बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब जो अगला है वो थोड़ा सा अलग है। पहले हम लोग 54 क्या करें, इसी करें। पहले 54 इसी करते हैं। 54 इसी क्या बोलता था? कुछ भी बेचो। देखो 54 और 54B क्या था?
लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस बेचो, लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस कर दो। 54B एग्रीकल्चर लैंड बेचो, एग्रीकल्चर लैंड कर दो। ये दोनों में गवर्नमेंट एसएससी के लिए चिंतित था, और यार घर बिक गया बेचारे का, और यार उसका जमीन बिक गया, इंसेंटिव दो कि नया घर खरीद ले, नया जमीन खरीद ले। 54EC में गवर्नमेंट एसएससी के लिए नहीं, खुद के लिए चिंतित है। गवर्नमेंट कह रहा है कि भैया किसी भी सरकार का सबसे बड़ा काम है रोड बनवाना और बिजली देना, रोड बनवाना और बिजली। दिल पे हाथ रखे बोलो, अभी भी आप लोग अपने एरिया में इन दो चीज के लिए लड़ते हो कि नहीं? अगर बिजली 24 घंटा आना स्टार्ट हो जाए और पूरे शहर का रोड एकदम बढ़िया हो जाए, वो सरकार कभी सत्ता से बाहर जाएगा? मेरा होम टाउन है, हर साल रोड बनता है, पता नहीं कैसा बनता है, हर साल ही टूट जाता है। खैर, तो सरकार बोलता है कि आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट बेचा, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट बेचा, उस एलटीसीजी को डेट ऑफ ट्रांसफर के 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट कर दो 5 ईयर बॉन्ड्स ऑफ एनएचआई, आरएससीएल, पीएफसीएल, आरएफसीएल। क्या क्या ये? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रेलवे देखो, एनएचआई रोड, रूरल बिजली, रेलवे अगेन ट्रांसपोर्टेशन एंड पावर। कोई भी लॉन्ग टर्म नहीं, सॉरी, ये क्या था? लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग से ये मिस हो गया। लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग हमने बेचा, ट्रांसफर करोगे और इन्वेस्ट करोगे एलटीसी इन द बॉन्ड्स ऑफ 4 कंपनीज। ये बॉन्ड कैसे होना चाहिए? 5 ईयर बॉन्ड्स, 5 ईयर बॉन्ड्स मस्ट बी रिटेन फॉर 5 ईयर्स। कब इन्वेस्ट करो? विद इन 6 मंथ। मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 50 लाख आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा 54 इसी में। माइंड यू इस बॉन्ड को गिरवी रख के आप लोन वगैरह नहीं ले सकते हो। इस बॉन्ड को गिरवी रख के लोन वगैरह नहीं ले सकते हो, ये मना है। सरकार क्या कह रहा है कि भैया आप इन्वेस्ट करो, अपना पैसा दो, उस बॉन्ड को अगर आप गिरवी रख के दोबारा किसी से पैसे ले रहे हो तो फायदा क्या है? ठीक है, तो इस बॉन्ड को रख के एज ए सिक्योरिटी लोन नहीं लेना है। इसमें एक और बात, क्या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम लगेगा? हाँ जी, ये तो 6 मंथ के अंदर है, तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम नहीं है। अब सुनिए, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? जितना इन्वेस्ट उतना माफी, जितना इन्वेस्ट उतना माफी। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है ही नहीं। और अगर 5 साल के अंदर बेचोगे ना, तो यहां पे विड्रॉवल का जो तरीका है वो अलग है। और अलग क्या है? जितना माफी लिया था उतना टैक्स कर दो, जितना माफी लिया था उतना टैक्स कर दो। देखिए, एग्जेम्पशन अलाउड कितना? 100% ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। मैक्सिमम कितना? 50 लाख। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम तो है ही नहीं। और अगर 5 साल के अंदर बेच दिया, सिंपली टैक्स द एलटीसीजी क्लेम्ड अर्लियर एज एग्जेम्प्टेड इफ बॉन्ड्स आर ट्रांसफर्ड विद इन 5 ईयर्स। इन सब पे क्वेश्चन हमने कराया था, हमें टोटल आई थिंक 9 क्वेश्चन किए थे इन टॉपिक्स पे। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, एक और चीज, जो 54 में ना इस बार एक आपको पता है ना रियल एस्टेट की लगी पड़ी है। तो सरकार बोलता है 54 के लिए कि अगर आपने अपना रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा, आपका एलटीसीजी अप टू 2 करोड़ है। कितना है? 2 करोड़। तो आप चाहें तो एक जगह 2 खरीद सकते हैं। कितना खरीद सकते हैं? 2। ये वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर है। इस 54 की बात कर रहे हैं। इफ एलटीसीजी अप टू 2 करोड़, assessee can purchase 2 residential house property as well once in a lifetime। क्या 54 इसी डन है? क्या कहता? लैंड एंड बिल्डिंग बेचोगे लॉन्ग टर्म, कितने साल वाले बॉन्ड में? 5 साल। कितने साल रिटेन करना है? 5 साल। कितने दिन के अंदर? 6 मंथ। मैक्सिमम कितना अमाउंट? 50 लाख। क्या इसको यूज करके लोन ले सकते हो? नहीं। लास्ट है 54F। 54F तो अल्टीमेट है। 54F एकदम सरकार डेस्परेट है आपके लिए। सरकार कह रहा है भैया कुछ भी बेचो, बस घर खरीद लो। कुछ भी बेचो, क्या खरीद लो? घर। सो एनी एलटीसी अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी बेच के हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो सेक्शन 54 है। तो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल से बेचो अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, उसको बेच के आप क्या खरीद लो? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप ऐसा करते हो, अच्छा ये ना अमीरों के लिए नहीं है, आपके पास मैक्सिमम एक ही घर हो सकता है।
कितना घर हो सकता है? पहले से एक घर। और एक बार 54F में आ गए, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड नया घर बस कितना, और टाइम पीरियड पता है क्या है? 54 वाला, याद है? यानी जिस भी दिन आपने LTCA ट्रांसफर किया, 1 साल पहले या 2 साल बाद या 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन, यहां पे जो एग्जेम्पशन देने का तरीका है, माइंड यू, एब्सोल्यूट बेसिस पे नहीं है। अभी तक क्या था? 54, 54B या 54EC में जितना इन्वेस्ट उतना माफ। सिर्फ ना 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 ना, यहां पे जो माफी मिलेगा, इंपॉर्टेंट ये, जो LTCA है ना, इसको माफी मिलता है इन द प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब मेरे पास नेट कंसिडरेशन कितना आया? क्या कितना आया? अगर 1 करोड़ का मेरा FEC है, 10 लाख का कॉस्ट है एंड 1 लाख का सेलिंग एक्सपेंस है, मेरा नेट कंसिडरेशन कितना है? कितना है मेरा? 99 लाख। अरे बाबू, कॉस्ट तो बहुत पहले खर्च हुआ था, अब भी मेरे हाथ में कितना है? नेट कंसिडरेशन, FEC माइनस सेलिंग एक्सपेंस। FEC माइनस सेलिंग, क्या होता है? FEC माइनस सेलिंग। सर क्या बोलता है किशन, तुम्हारे पास 99 लाख आया, तुम जितना इन्वेस्ट करोगे उतना माफी दे देंगे, उतना माफी दे देंगे। सो एनी LTCA अदर देन हाउस प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर कर रहे हैं एंड within the time specified under section 54, use the LTC to purchase new residential house property। कोई भी LTC अदर देन हाउस प्रॉपर्टी को बेचा गया और विद इन द टाइम अंडर सेक्शन 54 यूज करके नया घर खरीदा गया, सच एसेसी शुड नॉट ओन कितना घर? मैक्सिमम 1 हो सकता है। और सच एसेसी कैन नॉट परचेज एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी फॉर 2 years और कंस्ट्रक्ट एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी फॉर 3 years, बेसिकली उस पीरियड के दौरान। आपको माफी कैसे मिलेगा? ये एग्जांपल है, सपोज ये 1 करोड़ का FEC है, 20 लाख का आपका कॉस्ट है, इंडेक्स कॉस्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म है। सेलिंग एक्सपेंस 5 लाख का है, तो LTC कितना आ गया? 75 लाख। आपने इन्वेस्ट किया मानो 60 लाख, कितना इन्वेस्ट किया? 60 लाख। सरकार कह रहा है कि बेटा तुमको पैसा कितना मिला? 95 लाख। भाई ये क्या होता है? नेट कंसिडरेशन, FEC माइनस सेलिंग एक्सपेंस। तो आपको जो एग्जेम्पशन मिलेगा ना, उतना मिलेगा जिस प्रोपोर्शन में आप इन्वेस्ट करोगे। यानी एग्जेम्पशन इज गिवन इन दैट फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन। तो कितना माफी मिलेगा यहां पे? बेटा 75 लाख का LTCG है, नेट कंसिडरेशन कितना है? 95 लाख। इन्वेस्ट किया 60 लाख, इस प्रोपोर्शन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत? देखिए 54F में एग्जेम्पशन अलाउड, कैसे? प्रोपोर्शनेट। अगर कैपिटल अकाउंट स्कीम में आपने पैसा डाल दिया और मिसयूज किया, अब क्या करेंगे? तो जिस तरह से एग्जेम्पशन मिला था उसी तरह से छीन लेंगे। और अगर 3 साल के अंदर आपने बेच दिया तो सिंपली टैक्स LTC क्लेम्ड अर्लियर एज एग्जेम्पशन। इसको याद करने का तरीका कैसे था? सुनिए, 54 तो भैया आई एम अज्यूमिंग आपको याद होना चाहिए, उन्होंने बहुत टाइम दिया है। 100% एब्सोल्यूट माफी, कैपिटल गेन में यूज नहीं किया, वही टैक्स कर दो और विड्रॉल COA में से माइनस कर दो। 54 और 54F बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल भी मैच नहीं करता है तरीका। 54 में एग्जेम्पशन एब्सोल्यूट था, 54F में प्रोपोर्शनेट है। 54 में अगर मिसयूज करोगे, अनयूज करोगे कैपिटल गेन को तो एब्सोल्यूट टैक्सेबल था, 54F में प्रोपोर्शन टैक्सेबल है। और 54 में 3 साल के अंदर बेच दोगे तो COA में से विड्रॉ करते थे, 54F में चुपचाप टैक्स कर लोगे। अब देखो बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो यही तरीका याद करने का कि 54 और 54F में सिमिलैरिटी तीनों पॉइंट में है ही नहीं। और 54EC ये मिक्स है, ये क्या है? बीच वाला तो साफ है, आप देखोगे बीच वाला तो साफ है। फर्स्ट वाला 54 से मैच कर रहा है और लास्ट वाला 54F से, याद रहेगा। इसके अलावा 1-2 पॉइंट था, जैसे गोल्ड या सिल्वर कॉइन, ये बाबू कैपिटल सेट है, ये कैपिटल सेट
है, बट सिल्वर यूटेंसिल जो बर्तन होता है वो पर्सनल में माफ कर दिया गया है। डेप्रेशेबल एसेट हमने करा दिया, ये पीजीबी में पार्ट आएगा, सेक्शन 50 था। सीओए और सीवाई हमने नील करा दिया, किसमें? सेल्फ अक्वायर्ड या सेल्फ जनरेटेड गुडविल वगैरह में। 50D हमने करा दिया। 50D क्या था? 50D जहां पे एफवीसी नहीं समझ में आ रहा है, एफएमवी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एफएमवी। अब सुनिए, एक छोटा सा मैं और करा देता हूं। यानी 50C था एफवीसी इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, वहां पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते थे, वहां पे वैल्यूएशन ऑफिसर वाला पॉइंट था। 50D एफवीसी लेते हैं हम जहां पे डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, तुम क्या लेंगे? एफएमवी। याद है 50D जहां पे डिटरमाइन नहीं कर सकते हो वहां पे क्या ले लेंगे? एफएमवी। अब हो सकता है ना यहां भी डिस्प्यूट आ जाए, यहां भी डिस्प्यूट, तो आपको ये कराया जाए, पता नहीं इस नोट में नहीं है, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। अब ये कैसे होता है सुन लीजिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। इसका दो पार्ट होगा। अगर कब हो सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर? इफ वैल्यू एज पर एओ एक्सीड्स 115% ऑफ वैल्यू एज पर एसएससी। यानी अगर मानो कितने परसेंट तक रेफर नहीं हो सकता है? 15% तक। अगर 15% के ऊपर नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मानो जो वैल्यूएशन है ना इज डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। मतलब सर जो एसएससी है उसने पहले से किसी प्रोफेशनल से रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है उससे वैल्यूएशन कराया है। और बताओ उसका ये वैल्यू का इज्जत है कि नहीं? अगर एसएससी खुद से करके ले आए तो असेसिंग ऑफिसर कितना ऊपर तक कर सकता है? 15% तक। और एसएससी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मानो एसएससी कह रहा है 1 लाख और ये कह रहा ना 1,15,000, एसएससी कह रहा है चलो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, ये क्या बोलेगा? ना जाएंगे। वैल्यूएशन ऑफिसर पास कब जाना है? वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जब 115% क्रॉस कर जाए। बट अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, यानी ये भी वैल्यू में अब दम है कि नहीं? ये एसएससी ने अपने मन से डाल दिया, ये किसी प्रोफेशनल से किया है, प्रोफेशनल। सो अगर यहां पे वैल्यू एज पर एओ इज एट वेरियंस, इज एट, अगर 1 लाख बोले रजिस्टर्ड वैल्यूअर और असेसिंग ऑफिसर बोले 1,01,000, जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? जा सकते हो। ये अंतर है, ये अंतर, ये बुक में है, तुम इससे अब देख लेना, समझ में आ रहा है? यानी ऐसा क्यों प्रोविजन आया ये वाला? एसएससी बेचारा क्या करे, खुद से कर रहा है तो गवर्नमेंट 15% तक तो उसको अधिकार दे ही नहीं रहा है वैल्यूएशन ऑफिसर पास जाने का। तो बेटर है ना तुम खुद से पहले से रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करा के लाओ। रजिस्टर्ड वैल्यूअर का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा रिलायबल है। अब अगर असेसिंग ऑफिसर इसको भी डिस्प्यूट कर रहा है तो चलो फिर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। याद आएगा? अगर एग्रीकल्चर लैंड फॉरेन कंट्री में, रूरल एरिया में, माफी मिलेगा? नहीं, वो टैक्सेबल है, राइट। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया वो माफ होता है, वो कैपिटल नहीं है। एंड 54B, D, EC एंड EE एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन इज अलाउड, मैक्सिमम LTCG। और 54F में कैसे मिलता है? प्रोपोर्शनेट। इसके अलावा ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। अब कोई समझ में आ रहा है? 54D बहुत ही बच्चों वाला था, तुमने बोला था घर से ही करने को, ठीक है। ये बात बताइए, अगर माने कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया, कंपल्सरी, अब ये जो टाइम पीरियड है ये कब से काउंट करेंगे? जब पैसा मिलेगा तब, या जब कंपल्सरी एक्विजिशन होगा तब? मानिए मेरा मकान रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सरकार ने जब इसे छीन लिया और सरकार कह रही 2 साल के अंदर नया खरीद लो, और पैसा मिला 5 साल बाद, तो मैं खरीद पाऊंगा क्या? तो जब कंपल्सरी एक्विजिशन होगा तो हम क्या लेंगे? जब पैसा आएगा तब से काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया एक बार, कोई दिक्कत इसमें? तो हम लोग 54D वगैरह खुद से कर लेंगे, उसमें कुछ है नहीं।
और 54 डब्ल्यू में भी कुछ नहीं है, मोटा मोटा 54 ईसी के, जैसे ये एग्जाम में भी जो सबसे आता है वो कौन सा है, 54, 54B, F एंड ईसी। 54D बहुत ही सिंपल सा था, वो आप देख लेना। अच्छा, मजी बात क्या है 54D में, उसका भी ट्रीटमेंट कैसा है 54 और 54B के जैसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस इस बार एक अमेंडमेंट भी आई है जो आपके सिलेबस में पहली बार इंक्लूड किया गया था, दैट वाज बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो मैं तेजी में कराता हूं। ये मैंने क्या बोला था कि सर अब ये काम या तो डोमेस्टिक कंपनी करेगी या फॉरेन कंपनी। अब बायबैक किसका हो सकता है, शेयर का भी हो सकता है एज वेल एज सिक्योरिटी का हो सकता है। सिमिलरली शेयर्स या फिर सिक्योरिटी, बायबैक किसी का भी हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था इन्फोसिस विप्रो वालों जो कंपनी से जिन्होंने 16,000, 13,000, 11,000 तक के बायबैक्स किए थे। लॉ क्या बन गया कि अगर डोमेस्टिक कंपनी अब ये लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, दोनों ही केस में अगर ये बायबैक ऑफ शेयर करती है जिसको डिविडेंड के जैसा मानते हैं, यानी कंपनी को पे करना पड़ेगा टैक्स कितना 20% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4%, अराउंड 23.296% आ रहा है। यानी जो बायबैक होगा उस पर कंपनी को पे करना पड़ेगा और शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34A, डिविडेंड का 34, यहां पे 34A। बाकी जितने भी केसेस होंगे जहां पे बायबैक किया जा रहा है तो भैया कंपनी को पे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, और शेयर होल्डर को 46A के अंदर पे करना पड़ेगा कैपिटल गेन। तो जो स्पेशल ट्रीटमेंट वो किसके लिए है, डोमेस्टिक कंपनी जो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो और जो बायबैक कर रही है शेयर्स का। तो डोमेस्टिक कंपनी सिक्योरिटी का करे या फॉरेन कंपनी शेयर का करे या सिक्योरिटी का करे, इन तीन केस में कंपनीज को कुछ पे नहीं करना है। जिस शेयर होल्डर का या जिस सिक्योरिटी होल्डर का बायबैक किया जा रहा है तो वो सिक्योरिटी होल्डर का सिक्योरिटी अब शेयर होल्डर का ना रहा तो कैपिटल सेट ना रहा, शेयर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर के लिए उनके हाथ में टैक्स लग जाएगा। एंड अगर शेयर की बायबैक हो रही है बाय डोमेस्टिक कंपनी, उसको डिविडेंड की तरह कर दिया गया, कंपनी को पे करना पड़ेगा एडिशनल इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 20% प्लस 12% प्लस 4% HEC, इफेक्टिव रेट 23.296%, और शेयर होल्डर के हाथ में वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया 10 क्लॉज 34A में, राइट। सो मोटा मोटा इसी के साथ आपका पूरा कैपिटल गेन समाप्त हो जाता है। एक बार अच्छे से अब देखिए, क्वेश्चन प्लीज सॉल्व कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको एग्जाम में काम आएगा, राइट। एंड एज ऑलवेज प्लीज शेयर, subscribe and spread the word. All the best, take care. I'm sure you'll do great.